ठीक है। तो पिछले लेक्चर में जो है वो हमने क्वेश्चन नंबर 16 तक कवर किया था। अब जो है हम आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। तो एक बार क्वेश्चन पहले अच्छे से रीड करते हैं और साथ साथ में सॉल्व भी करते जाएंगे। मैं सारे एडजस्टमेंट्स जो है वो आपके साथ डिस्कस करता जाऊंगा। तो फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट prepare an income and expenditure account for the year ended 31st December 2019 and balance sheet as at that date of जीवन हॉस्पिटल। तो सबसे पहले रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया गया है और आपका जो रिक्वायर्ड पार्ट है वो क्या है कि भाई आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है और क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाना है। बट हमें ओपनिंग बैलेंस शीट भी बनानी पड़ेगी क्योंकि हमें जो है वो कैपिटल फंड कहीं पे भी दिया गया नहीं है। तो कैपिटल फंड कहाँ से फाइंड आउट कर पाओगे आप? ओपनिंग बैलेंस शीट से। ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट आपका है। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में सबसे पहले टू बैलेंस ब्रॉट डाउन आपका कैश एंड बैंक का ओपनिंग बैलेंस है। तो ये जो ओपनिंग बैलेंस है वो आपका जाएगा ओपनिंग बैलेंस शीट में असेट साइड। ठीक है। उसके बाद सब्सक्रिप्शन है आपका। अब सब्सक्रिप्शन के एडजस्टमेंट जो है वो अपने एक साथ सारे ही डिस्कस कर लेते हैं कि भाई सब्सक्रिप्शन के रिलेटेड आपको एक एडजस्टमेंट भी दिया गया है। सब्सक्रिप्शन में क्या बोला गया है कि भाई 2018 का आपको जो सब्सक्रिप्शन मिला है वो 5100 मिला है। 2019, अच्छा हमारा करंट ईयर कौन सा है वैसे? 31 दिसंबर 2019 हमारा करंट ईयर जो है वो 2019 है। अब 2019 का आपको जो है वो 24,500 मिला है। 2020 का मतलब आगे वाले साल का इसी साल मिल चुका है। तो एडवांस ऑफ करंट ईयर आपको जो मिल चुका है वो 2400 मिल चुका है। और 2018 का मतलब पिछले साल का कुछ बाकी था आपको मिलना, जो आपको करंट ईयर में मिल रहा है वो आपका है 5100। ठीक है। तो इतनी चीज़ें हैं और नीचे एक एडजस्टमेंट दिया गया है। क्या दिया गया है समझना। सब्सक्रिप्शन इन अरियर एज ऑन 31/12/2018। मतलब ये क्या बोल रहा है कि भाई पिछले साल ईयर एंड पे 2018 के ईयर एंड पे हमारा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो था वो कितना था? 6500 था। तो इससे मुझे एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि मेरे को जो ओपनिंग बैलेंस शीट है, ओपनिंग बैलेंस शीट में मुझे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो दिखाना है वो 6500 दिखाना है। ठीक है। तो 6500 आपका ओपनिंग बैलेंस शीट में असेट साइड आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन दिख जाएगा। लेकिन अब समझना 6500 आउटस्टैंडिंग था 2018 में, पर हमें करंट ईयर में 2018 का जो आउटस्टैंडिंग था उसमें से क्या पूरा पूरा 6500 मिल गया? नहीं। आपको जो है वो सिर्फ और सिर्फ कितना मिला है? 5100 मिला है। मतलब क्या कि भी अभी भी आपका जो है वो 2018 वाला 6500 जो आउटस्टैंडिंग था उसमें से 5100 आपको मिल चुका है। तो अभी भी आपका जो है वो 1400 रुपीज़ का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है। तो अब ये जो 1400 रुपीज़ अभी भी आउटस्टैंडिंग है जो मिलना बाकी है वो करंट ईयर की क्लोजिंग बैलेंस शीट आपकी जो बनेगी 2019 की उसमें आपका आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन दिख जाएगा। असेट साइड कितना? 1400। ठीक है। तो ये दो इफेक्ट तो इसके क्लियर हो गए। ओपनिंग बैलेंस शीट में पूरा पूरा 6500 आउटस्टैंडिंग रहेगा। अब 6500 में से आपका 5100 रियलाइज हो गया तो अब आपका क्लोजिंग बैलेंस शीट में 1400 आउटस्टैंडिंग रहेगा। अब 2019 में आपको 24,500 रुपये मिले हैं और 2019 के बारे में कुछ भी डिटेल हमें और दूसरी नहीं दी गई है कि भी 2019 का इतना मिलना था और इतना मिल चुका है या इतना आउटस्टैंडिंग है। ऐसा कोई भी डिटेल हमें दिया गया नहीं है। तो एक सिंपल मतलब इसका ये निकलता है कि भी करंट ईयर में आपकी इनकम जो है वो टोटल कितनी है? 24,500 ही है। मतलब जितनी आपको रिसीव्ड हुई है वही आपकी इनकम है। तो कुछ भी करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग आपका नहीं है। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आपका इनकम साइड जो सब्सक्रिप्शन दिखेगा वो कितना दिखेगा आपका? 24,500। ये जो 2400 आपको मिले हैं ये 2400 जो है वो आपके 2019 में आपको मिल चुके हैं, पर है ये कौन से साल के? 2020 के। मतलब ये क्या हो गया आपका? एडवांस ऑफ करंट ईयर। आपको करंट ईयर में एडवांस मिल गया आगे वाले साल का, जिसको आप जो है वो क्लोजिंग बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड बताओगे। समझ में आया? तो सब्सक्रिप्शन का इतना ही इफेक्ट आपका आएगा। आगे क्या बोल रहे हैं कि भाई आपका
गवर्नमेंट ग्रांट आपको कुछ मिला है, और ये जो गवर्नमेंट ग्रांट आपको मिला है ये आपको दो पर्पस के लिए मिला है। एक तो जो सबसे पहला मिला है वो किसके लिए मिला है, फॉर बिल्डिंग मिला है, और दूसरा जो मिला है वो आपको किसके लिए मिला है, मेंटेनेंस के लिए मिला है। ठीक है। अब ये जो आपको 80,000 बिल्डिंग के लिए मिला है, तो हमने स्टार्टिंग की वीडियो में ही डिस्कस किया था पार्ट 1 में कि भाई अगर हमारा कोई कैपिटल नेचर के लिए हमें ग्रांट मिलता है तो फिर उसको आप जो है वो कहाँ पे बताते हो, लाइबिलिटी साइड बताते हो। तो ये 80,000 जो है वो आपका लाइबिलिटी साइड दिखेगा। मेंटेनेंस के लिए जो आपको ग्रांट मिला है वो रेवेन्यू नेचर का आपको ग्रांट मिला है, इसलिए आप इसको जो है वो क्या करोगे, इनकम साइड बता दोगे। तो फॉर बिल्डिंग वाला जो है वो लाइबिलिटी साइड आ जाएगा, फॉर मेंटेनेंस वाला जो है वो इनकम साइड आ जाएगा, 20,000 रुपये। ठीक है। फिर फीस फ्रॉम सन्ड्री पेशेंट्स, तो फीस फॉर फ्रॉम सन्ड्री पेशेंट्स आपको जो है 4800 मिला है, इसको सीधा सीधा आप इनकम साइड दिखा दोगे। डोनेशन नॉट टू बी कैपिटलाइज मतलब क्या, इसको भी आप सीधा सीधा इनकम बता दोगे। नेट कलेक्शन फ्रॉम बेनिफिट शोज, आपने कुछ शोज किए उसके लिए उसके सामने आपको जो है वो इनकम हुई है, तो ये भी आपका इनकम साइड सीधा सीधा दिख जाएगा। उसके बाद आपको पेमेंट साइड अगर हम देखें तो सैलरीज आपको कुछ दिया गया है, तो सैलरीज में आपका 31,200 का टोटल करंट ईयर में पेमेंट हुआ है। लेकिन नीचे यहाँ पे क्या लिख के दे रहे हैं कि भाई इसमें से जो आपने 31,200 टोटल पे किया, इसमें से 7,200 तो ऐसा है जो 2018 का है। हमारा करंट ईयर कौन सा है, 2019 है। तो 31,200 में से 7,200 2018 का है, मतलब आपने कुछ आउटस्टैंडिंग ऑफ लास्ट ईयर था जिसको आपने करंट ईयर में पे किया है। तो इसकी इफेक्ट क्या आएगी समझ लेना। सबसे पहले तो ये जो 7,200 है ये आपका आउटस्टैंडिंग ऑफ लास्ट ईयर था, ये आपका जो है वो ओपनिंग बैलेंस शीट में कहाँ पे दिखेगा, लायबिलिटी साइड, क्योंकि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस था। तो 7,200 आपका ओपनिंग बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड दिख जाएगा। दूसरा, आप जो सैलरी का खर्चा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में बताओगे वो 31,200 नहीं बताओगे, वो सैलरीज आप जो बताओगे वो 31,200 में से माइनस कर दोगे आउटस्टैंडिंग ऑफ लास्ट ईयर 7,200, और फिर जो आपका खर्चा बचेगा वही आपका जो है वो एक्सपेंडिचर साइड दिखेगा, और वो आपका बचता है 24,000। ठीक है। तो ये था सैलरी वाला एडजस्टमेंट। अब हॉस्पिटल इक्विपमेंट आपने करंट ईयर में परचेस किया है तो ये आपका असेट में जो है वो ऐड हो जाता है, पर यहाँ पे इसके रिलेटेड नीचे एडजस्टमेंट अगर आप देखोगे तो यहाँ पे बच्चे हर बार गलती कर देते हैं, खास करके ध्यान से समझना। यहाँ पे हॉस्पिटल इक्विपमेंट का आपको बैलेंस दिया गया है, और ये जो बैलेंस दिया गया है वो 31/12/2019 का दिया गया है। अब बच्चे यहाँ पे जो आखिरी वाला जो ये ईयर है ना वो पढ़ते नहीं है, क्योंकि बाकी सब जगह हमेशा ओपनिंग बैलेंसेस दिए गए होते हैं, बट इस बार जो है वो आपको क्या दिया गया है, क्लोजिंग बैलेंस दिया गया है। तो ये जो 51,000 है वो तो टोटल आपका क्लोजिंग बैलेंस शीट में बाहर की साइड दिख जाएगा टोटल अमाउंट। अब ये 51,000 ऑब्वियसली जो है वो इंक्लूसिव ऑफ ये 17,000 ही होगा, क्योंकि ये करंट ईयर में परचेस किया है और ये आपको जो है वो करंट ईयर का क्लोजिंग बैलेंस दिया गया है। तो इसकी मदद से अब आपको जो है वो क्या फाइंड आउट करना है, इसकी मदद से आपको फाइंड आउट करना है ओपनिंग बैलेंस। और ओपनिंग बैलेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो भाई क्लोजिंग जो 51,000 है, करंट ईयर में आपने परचेस कितना किया है, 17,000 का परचेस किया है, तो 51,000 में से अगर आप जो है वो 17,000 माइनस कर दो तो आपका बच के निकलता है 34,000। तो ये जो है वो आपका क्या बन गया, ओपनिंग बैलेंस, जो आपका ओपनिंग बैलेंस शीट में असेट साइड दिखेगा। सेम टू सेम एडजस्टमेंट आपका जो है वो बिल्डिंग में भी यही है। बिल्डिंग यहाँ पे अगर आप देखोगे, अच्छा पहले ये फर्नीचर परचेस किया है तो फर्नीचर का कोई भी ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस कुछ भी दिया गया नहीं है, तो ये 6,000 सीधा सीधा आपका जो है वो कहाँ पे दिख जाएगा, बैलेंस शीट में दिख जाएगा, और वो भी कौन सी वाली, क्लोजिंग वाली। ठीक है। फिर 50,000 आपने करंट ईयर में एडिशन किया है बिल्डिंग में। अब इसमें भी सेम एडजस्टमेंट, आपको यहाँ पे बिल्डिंग का जो है वो क्लोजिंग बैलेंस दिया गया है 31/12/2019 का। अब ये तो क्लोजिंग बैलेंस है विच इंक्लूड जो है वो क्या, ये 50,000 उसमें ही इंक्लूडेड होगा। तो इसकी मदद से आपको जो है वो क्या मिलेगा, ओपनिंग बैलेंस मिलेगा। तो ओपनिंग बैलेंस आपका जो है वो कितना हो जाएगा, 1,40,000 माइनस कर दोगे आप 50,000 तो आपका आ गया 90,000। तो यही आपका जो है वो ओपनिंग बैलेंस दिखेगा, और यही आपकी ओपनिंग बैलेंस शीट में असेट साइड दिखेगा।
ठीक है, और कोई इसमें खास एडजस्टमेंट नहीं था। एक बार सिर्फ देख लेते हैं, ये जो है वो आपका एक्सपेंडिचर है, ये भी एक्सपेंडिचर है, ये भी एक्सपेंडिचर है। पर इसमें क्या बोला गया है कि भाई 2000 का आपका खर्चा है, टोटल आपने पे किया है 2000, लेकिन 300 तो आपने जो है वो कौन सा पे किया है कि भाई 300 आपने ऐसा पे कर दिया है जो 2020 का था। मतलब क्या, आगे वाले साल का अभी ही पेमेंट कर दिया, तो प्रीपेड ऑफ करंट ईयर हो गया ये। तो 2000 में से आप क्या करोगे, एक्सपेंडिचर साइड जब 2000 बता रहे हो उसमें से आप जो है वो 300 माइनस कर दोगे, तो एक्सपेंडिचर साइड जो जाएगा वो सिर्फ करंट ईयर का जाएगा, कितना, 1700 रुपये। और ये जो 300 रुपये है वो आपका प्रीपेड एक्सपेंस है विच इज़ असेट फॉर यू। तो इस असेट को आप जो है वो कहाँ पे बताओगे, क्लोजिंग बैलेंस शीट में असेट साइड। ठीक है, फिर उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर चार्जेस आपको दिया है जो आपका खर्चा है। फिर ऑफिस एक्सपेंस आपको दिया है 2000 रुपये। फिर इन्वेस्टमेंट आपने करंट ईयर में कुछ परचेस किया है 20,000 रुपये। अब ये तो आपका जो है वो कहाँ पे दिखेगा, असेट साइड दिख जाएगा। उसके रिलेटेड नीचे एडजस्टमेंट क्या दी गई है कि भाई ये जो इन्वेस्टमेंट आपने परचेस किया उसके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 8% है, और ये आपने परचेस किया 1 जुलाई को। हमारा ईयर एंड जो हो रहा है वो 31 दिसंबर 2019 को हो रहा है। अगर 1 जुलाई को परचेस किया मतलब 6 महीने बाद, और 6 महीने का ही इंटरेस्ट हमें जो है वो मिलेगा। तो 20,000 पे आपका जो है वो 6 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा 8% के हिसाब से, जो निकल के आता है आपका 800 रुपये। तो ये आपका जो है वो इंटरेस्ट 800 रुपये निकल के आया। अब इसके दो इफेक्ट होंगे, एक तो इफेक्ट ये होगा कि ये इनकम साइड जाएगा क्योंकि आपको पैसा मिलना है ये, और दूसरा इफेक्ट इसका आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट जो है वो आपका क्लोजिंग बैलेंस शीट में दिख जाएगा। ठीक है, फिर आपको यहाँ पे क्लोजिंग कैश एंड बैंक बैलेंसेस दिए गए हैं जो आपका क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएगा। उसके बाद आपका एडजस्टमेंट अगर देख ले तो ये 80,000 का बिल्डिंग फंड का ओपनिंग बैलेंस था। अब अगर आप चाहो तो बिल्डिंग का जो ग्रांट मिला है आपको, ये वाला 80,000 वाला, इसको आप वहाँ पे बिल्डिंग फंड में भी आप ऐड कर सकते हो, और अलग से भी अगर बताना हो तो वो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 80,000 जो है वो आपका ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस शीट में, ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस शीट में दोनों जगह पे ये बिल्डिंग फंड आपका दिखेगा। बस, तो सारे एडजस्टमेंट्स हमारे यहाँ पे कवर हो गए। एक सिर्फ ये चीज़ आपको ध्यान रखनी थी सब्सक्रिप्शन वाली, और यहाँ पे ये जो दिया गया है वो क्लोजिंग बैलेंस दिया गया है। बाकी इस सम में कुछ खास है नहीं, सीधा सीधा स्ट्रेट अवे सम था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 को जो है मैं सबसे लास्ट में डिस्कस करूँगा। अच्छा सम है तो अभी उसको जाने देते। अभी सीधा आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 19 पे। फॉलोइंग इज द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ लायन क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया गया है। हमारा रिक्वायर्ड पार्ट जो है वो क्या है, तो आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड क्लोजिंग बैलेंस शीट बनानी है। एंड क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाने के लिए आपको ओपनिंग भी बनानी ही पड़ेगी, क्योंकि जो है वो आपके पास कैपिटल फंड या ऐसा कुछ भी है नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट को देखते जाते हैं। ओपनिंग कैश बैलेंस एंड बैंक बैलेंस जो है वो आपका ओपनिंग बैलेंस शीट में असेट साइड चला जाएगा। फिर सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड आपका इनकम साइड जाएगा, उसमें एडजस्टमेंट्स है तो वो हम जब नीचे आएंगे तब एडजस्टमेंट्स को अच्छे से डिस्कस करेंगे। एंट्रेंस डोनेशन भी आपका वैसे तो इनकम साइड ही जाना चाहिए, पर उसके रिलेटेड कुछ आपका कैपिटलाइजेशन का भी एडजस्टमेंट नीचे है, तो उसको हम जब आएगा तब डिस्कस करेंगे। इंटरेस्ट रिसीव्ड भी आपका इनकम साइड जाएगा, पर उसमें भी एडजस्टमेंट है तो उसको भी बाद में डिस्कस करेंगे। सेल ऑफ असेट जो है वो आपका इनकम नहीं माना जाता है। सेल ऑफ असेट में आपको जो सेल कंसिडरेशन मिलता है, जो इस केस में आपको मिला है 8,000 रुपये, उसको आप कंपेयर करते हो किससे, कॉस्ट से, और फिर उसके ऊपर से आपको पता चलता है कि भाई आपका प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। तो जो भी है, अगर प्रॉफिट है तो वो आपका इनकम साइड चला जाएगा, गेन ऑन सेल ऑफ असेट, एंड अगर आपका लॉस हुआ है तो फिर वो आपका जो है वो एक्सपेंडिचर साइड चला जाएगा, लॉस ऑन सेल ऑफ असेट। और दूसरा इफेक्ट हम उसका क्या देते हैं कि भी जो हमारी कॉस्ट थी, जो हमारी बुक्स में कैरिंग अमाउंट थी, वो कैरिंग अमाउंट हम माइनस करते हैं कहाँ से, असेट साइड से। तो सेल ऑफ असेट का इसी तरह से इफेक्ट आएगा। तो इसमें भी एडजस्टमेंट है, तो उसमें नीचे जब आएगा तब अपने अच्छे से डिस्कस करेंगे। मिसलेनियस इनकम आपका जो है वो इनकम साइड चला जाएगा।
रिसिप्ट्स हुए हैं कुछ आपको कॉफ़ी रूम के, सॉफ्ट ड्रिंक के, स्विमिंग पूल के, टेनिस कोर्ट के, ये सब कुछ आपकी क्या है, ये सब कुछ आपकी इनकम है, तो ये सीधा सीधा आपका इनकम साइड चला जाएगा। सैलरीज आपका एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंडिचर साइड चला जाएगा। तो इसको भी जो है वो हम, इसमें भी कुछ एडजस्टमेंट है, तो वो जब नीचे आएगा तब एडजस्टमेंट डिस्कस करेंगे। क्रिएटर्स जो है ये आपका क्या है, ये पेमेंट टू क्रिएटर्स है। मतलब इसकी आपने एंट्री की होगी क्या, कि आपने क्रिएटर्स को डेबिट किया होगा, क्रिएटर्स अकाउंट आपका डेबिट हुआ होगा, टू आपने बैंक अकाउंट किया होगा, कितना, 15,20,000। अब इसके रिलेटेड हमें क्या हेल्प होगी वो मैं आपको बताता हूँ, पर ये अमाउंट जो है वो आपका एक्सपेंडिचर साइड तो नहीं जाएगा। इसमें हम जो है वो क्रिएटर्स का अकाउंट बनाएंगे, क्रिएटर्स के अकाउंट बना के हमें उसमें से कुछ बैलेंसिंग फिगर मिलेगा, और क्रिएटर्स के अकाउंट में हम इस पेमेंट को जो है वो पुटअप करेंगे कहाँ पे, डेबिट साइड। वो जब क्रिएटर का अकाउंट बनाऊंगा तब अपने उसको अच्छे से और एक बार डिस्कस करेंगे, इसमें भी एडजस्टमेंट है। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी आपका एक्सपेंडिचर है, पोस्टेज आपका एक्सपेंडिचर है, टेलीफोन टेलेक्स एक्सपेंडिचर, ये भी एक्सपेंडिचर, इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं, ये भी एक्सपेंडिचर। ग्लास एंड टेबल लाइनन, क्रॉकरी एंड कटलरी आपका एक्सपेंडिचर, गार्डन अपकेप भी एक्सपेंडिचर, मेंबरशिप फीस एक्सपेंडिचर, इंश्योरेंस भी एक्सपेंडिचर, इलेक्ट्रिसिटी भी एक्सपेंडिचर है, इसमें कुछ एडजस्टमेंट है, तो वो जब नीचे आएगा तब उसको डिस्कस कर लेंगे। क्लोजिंग कैश एंड बैंक बैलेंस दिया गया है, ये आपका जो है वो क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाता है, ठीक है, असेट साइड। अब एडजस्टमेंट पे आते हैं, तो फिर आपको जो है वो कुछ असेट्स एंड लायबिलिटीज के बैलेंसेस दिए गए हैं, और ये जो बैलेंसेस आपको दिए गए हैं वो कौन सी डेट पे दिए गए हैं, 1/4/2021 पे दिए गए हैं, ठीक है। मतलब क्या, हमारा साल जो खत्म हो रहा है वो 31 मार्च 2022 को खत्म हो रहा है, और ये जो आपके फिगर्स दिए गए वो 1/4/21 के दिए गए, मतलब ओपनिंग बैलेंसेस आपको दिए गए हैं। सबसे पहले फिक्स असेट का ओपनिंग बैलेंस आपको दिया गया है, जो आपका ओपनिंग बैलेंस शीट में तो जाएगा ही जाएगा। क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी आप जो है वो ओपनिंग बैलेंस को लिखते हो 5 लाख, और उसमें फिर जो है वो प्लस माइनस करके एडजस्टमेंट जो भी है उसको कर देते हो। ओपनिंग स्टॉक जो है वो, उसके भी दो इफेक्ट। फर्स्ट इफेक्ट क्या होगा, एक तो आप जो मटेरियल कंज्यूम्ड फाइंड आउट करते हो उसमें आप जो है ओपनिंग स्टॉक को लिख दोगे एक्सपेंडिचर साइड। दूसरा इफेक्ट इसका ओपनिंग बैलेंस शीट में असेट साइड। उसके बाद इन्वेस्टमेंट इन 12% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ये जो है वो ओपनिंग एंड क्लोजिंग दोनों ही बैलेंस शीट में आपका असेट साइड जाने वाला है, ओपनिंग क्लोजिंग दोनों ही बैलेंस शीट में। क्योंकि सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट कुछ भी था नहीं, अगर होता तो हमको पैसा मिलता, और वो अगर पैसा मिलता तो हमें यहाँ पे वो रिसिप्ट साइड दिखता, पर ऐसा सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट आपको कुछ भी नहीं दिख रहा है। इसके ऊपर 12% का आपको जो इंटरेस्ट मिलता है। अब 5 लाख का अगर 12% करे तो वो बनता है आपका 60,000, लेकिन अगर ये आप यहाँ पे देखोगे तो आपको इंटरेस्ट जो मिला है वो एक्चुअल में मिला कितना है, 58,000 ही मिला है। मतलब सीधा सीधा क्या हो गया, आपका 2,000 का आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट हो गया, जिसको आप यहाँ पे इनकम साइड जब ये इंटरेस्ट बता रहे हो 58,000, उसमें 2,000 प्लस कर दोगे, और अब ये इंटरेस्ट बन जाएगा कितना, 60,000। और ये जो 2,000 आपका है उसका दूसरा इफेक्ट आपको कहाँ पे बताना है, तो ये 2,000 आपका क्लोजिंग बैलेंस शीट में असेट साइड दिख जाएगा, ठीक है। तो इसमें इतना ही एडजस्टमेंट था, 2,000 का आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट था, और ये 5 लाख दोनों ही जगह पे असेट साइड दिखेगा। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन आपको दिया गया है, ये जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है वो कौन सा है, ऑफ लास्ट ईयर है। तो इसको हम सब्सक्रिप्शन में से तो क्या करते हैं, माइनस करते हैं। और दूसरा इफेक्ट क्या, दूसरा इफेक्ट आप इसको जो है वो ओपनिंग बैलेंस शीट में असेट साइड बता दोगे, ठीक है। उसके बाद प्रीपेड इंश्योरेंस दिया गया। अब ये जो प्रीपेड इंश्योरेंस दिया गया ये भी क्या है, ऑफ लास्ट ईयर। प्रीपेड इंश्योरेंस को जो है वो हम प्लस करेंगे किस में, इंश्योरेंस में, क्योंकि ये लास्ट ईयर का है, और लास्ट ईयर का प्रीपेड इंश्योरेंस आपका जो है प्लस होता है। और दूसरा इफेक्ट इसका हो जाएगा कहाँ पे, ओपनिंग बैलेंस शीट में असेट साइड। सन्ड्री क्रिएटर्स का ओपनिंग बैलेंस दिया गया, तो इसको एक बार के लिए तो यहाँ पे आप जो है वो कहाँ पे बताओगे, ओपनिंग बैलेंस शीट में इसको लायबिलिटी साइड बताओगे। अब इसका दूसरा यूज हम कहाँ पे करेंगे कि भाई जब हम क्रिएटर्स का अकाउंट बनाएंगे तब इसका जो है वो ओपनिंग बैलेंस हम लिख देंगे, ठीक है। तो क्रिएटर्स अकाउंट जब बनाऊंगा तब मैं यहाँ पे वो चीज़ें आपको बता दूंगा। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, एडवांस ये जो है वो कौन सा है, ऑफ लास्ट ईयर है। तो एडवांस ऑफ लास्ट ईयर को हम क्या करते हैं, सब्सक्रिप्शन में प्लस करते हैं। तो एडवांस ऑफ लास्ट ईयर आपने सब्सक्रिप्शन में प्लस कर दिया, और दूसरा इफेक्ट किसका जो होगा वो क्या होगा,
ये आपका ओपनिंग बैलेंस शीट में अगेन ये चीज़ भी आपकी लायबिलिटी साइड दिख जाएगी, क्योंकि एडवांस इनकम आपके लिए लायबिलिटी है। अब ये चीज़ समझना क्या है, एंट्रेंस डोनेशन रिसीव्ड पेंडिंग मेंबरशिप, मतलब क्या कि भाई आपको जो है वो पिछले साल कुछ एंट्रेंस डोनेशन का पैसा मिल चुका था, लेकिन अभी तक आपने उसको मेंबरशिप नहीं दी थी। मतलब ऐसा समझ लो कि भाई आपको एडवांस इनकम हो चुकी थी, आपको सर्विस देना बाकी था। तो अगेन ये एडवांस कौन सा है, ऑफ लास्ट ईयर। और एडवांस ऑफ लास्ट ईयर को हम क्या करते, तो एडवांस ऑफ लास्ट ईयर को हम इनकम में प्लस करते। तो यहाँ पे आपको जो 1 लाख रुपए एंट्रेंस डोनेशन दिख रहा था, उसमें आप जो है क्या कर दोगे, एंट्रेंस डोनेशन को मैं यहाँ पे अलग से लिख ही रहा हूँ क्योंकि उसमें बहुत सारे दूसरे एडजस्टमेंट भी है। तो एंट्रेंस डोनेशन यहाँ पे आपका 1 लाख का है, इसमें आप जो है वो क्या कर दोगे, आपका एडवांस ऑफ, ये आपका एंट्रेंस डोनेशन रिसिप्ट पेंडिंग मेंबरशिप एडवांस ऑफ लास्ट ईयर है, तो इसको आप यहाँ पे क्या कर दोगे, प्लस कर दोगे। तो एडवांस ऑफ लास्ट ईयर, ये जो चीज़ मैं बता रहा हूँ वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में किस तरह से दिखेगा वो बता रहा हूँ। तो एडवांस ऑफ लास्ट ईयर आपने यहाँ पे प्लस कर दिया, ठीक है। अब इसका तो इतना इफेक्ट होगा, और ये जो आपका 1 लाख है उसका दूसरा इफेक्ट क्या हो जाएगा कि भाई एडवांस ऑफ लास्ट ईयर है, ये आपके एडवांस इनकम है, तो ओपनिंग बैलेंस शीट में ये चीज़ जो है वो कहाँ पे दिखेगी, आपकी लायबिलिटी साइड दिख जाएगी, ठीक है। उसके बाद ग्रेच्युटी फंड, अगेन ये आपका स्पेसिफिक फंड है जो आपके लिए लायबिलिटी है, और ये जो लायबिलिटी है वो आपका दोनों ही जगह पे, ओपनिंग एंड क्लोजिंग, दोनों ही बैलेंस शीट में आपका ये लायबिलिटी साइड दिख जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है। अब नीचे कुछ एडजस्टमेंट्स और दिए गए हैं आपको। तो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एज ऑन 31 मार्च 2022, तो ये जो है 18,000, ये आपका एडवांस ऑफ करंट ईयर है, जिसको आप सब्सक्रिप्शन में से तो क्या करोगे, इसको आप माइनस करोगे, और दूसरा इफेक्ट इसका होगा क्लोजिंग बैलेंस शीट में आप इसको लायबिलिटी साइड बता दोगे, ठीक है। उसके बाद आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एज ऑन 31 मार्च 2022 ₹7,000, ये आपका जो है वो आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर है। तो आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर को आप सब्सक्रिप्शन में क्या करते हो, ऐड करते हो, और दूसरा इफेक्ट इसका क्लोजिंग बैलेंस शीट में असेट साइड आपका ये चीज़ दिख जाएगा, ठीक है। उसके बाद आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आर सैलरीज ₹8,000 एंड इलेक्ट्रिसिटी 8,000। अब ये बोला नहीं गया कि भी कौन से साल का है, करंट ईयर का है या लास्ट ईयर का है। तो जब कुछ भी नहीं बोला गया हो तब आप बाय डिफॉल्ट यही मानोगे कि भाई ये आउटस्टैंडिंग जो है वो कौन सा है, करंट ईयर का ही है। तो आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर है, अगेन वापस दो इफेक्ट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है तो इंडिविजुअल एक्सपेंस में ये दोनों चीज़ें जो है वो ऐड हो जाएगी, सैलरी वाला सैलरी में 8,000 ऐड हो जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस इलेक्ट्रिसिटी में ऐड हो जाएगा। दूसरा इफेक्ट इसका क्या होगा, ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में ये आपकी लायबिलिटी है बेटा, क्योंकि ये आपको पे करना है, तो ये आपका क्लोजिंग बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड दिख जाएगा, दोनों 8,000 एंड 15,000। अब ये वाला फोर्थ एडजस्टमेंट जो है वो मैं अभी नहीं कर सकता, क्योंकि उसके रिलेटेड एक और एडजस्टमेंट मेरे को यहाँ पे दिख रहा है, तो पहले मुझे ये करना पड़ेगा, फिर जो है मैं फोर्थ एडजस्टमेंट पे आऊँगा। तो पहले फिफ्थ एडजस्टमेंट डिस्कस कर लेते हैं, कि ऊपर आपने जो असेट सेल की थी उसकी कॉस्ट थी 1/4/2021 को 10,000 रुपये। अब 1/4/21 को ही आपने बेच दिया, मतलब साल के पहले दिन बेच दिया। तो पहला चीज़ मेरे को ये क्लियर हो गया है कि भाई इसमें आपका कोई भी डेप्रिसिएशन का कुछ भी इफेक्ट आपका नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि साल के पहले दिन ही बेच दिया ना, तो कोई डेप्रिसिएशन नहीं आएगा। अब जो आपने असेट बेचा उसका कॉस्ट जो था वो कितना था, 10,000 था। तो अब एक चीज़ समझना, जो आपको ऊपर फिक्स असेट आपको ये 5 लाख दिख रहा था, ये 5 लाख में से आप जो माइनस करोगे वो कौन सा माइनस करोगे, ये 10,000 माइनस करोगे, ठीक है, क्योंकि कॉस्ट ही अपने माइनस करते हैं असेट में से। और दूसरा इफेक्ट क्या हो जाएगा कि भाई ये जो 10,000 वाला असेट है वो आपने बेचा कितने में है, तो ये 10,000 वाला असेट आपने बेचा है 8,000 में। दैट मीन्स कि आपका जो है वो कुछ लॉस हुआ है। तो ये आपका जो है वो 2,000 रुपये का जो लॉस हुआ है वो आपका एक्सपेंडिचर साइड जाएगा, लॉस ऑन सेल ऑफ असेट, ठीक है। तो अगेन वापस रिपीट कर रहा हूँ कि 10,000 जो है वो आपके असेट में से माइनस हो जाएंगे, फिक्स असेट में से, और दूसरा इफेक्ट 2,000 का आपका लॉस दिख जाएगा, और ये जो लॉस आपका दिखेगा वो कहाँ पे दिखेगा, एक्सपेंडिचर साइड दिख जाएगा, ठीक है। डेप्रिसिएशन का रेट 10% है, तो 5 लाख में से 10,000 गया, 4,90,000 बचा, और इस 490 पे आप जो 49,000 डेप्रिसिएशन चार्ज कर दोगे, वो माइनस वहाँ पे असेट में से कर दोगे, दूसरा इफेक्ट उसका हो जाएगा एक्सपेंडिचर साइड। अब ये वाला एडजस्टमेंट समझना, आपको 20,000 रुपये जो है वो मिले थे अक्टूबर 2021 में। अब अक्टूबर 2021 की बात कर रहे हैं, मतलब ये करंट ईयर की बात कर रहे हैं। हमारा जो करंट ईयर है वो कौन सा है, 2021-22। अब ये स्टार्ट कब से होता है, 1/4/2021 से स्टार्ट होता है,
और अक्टूबर 2021 जो है ऑब्वियसली इसके बाद ही आता है ना। तो फिर ये करंट ईयर में आपको 20,000 रुपये जो एंट्रेंस डोनेशन के मिले थे, बट जो मेंबर से आपको वो पैसे मिले थे वो फुलफिल नहीं कर रहा था रिक्विजिट मेंबरशिप क्वालिफिकेशन। तो इसकी वजह से आपने जो है वो क्या कर दिया, उसका मेंबरशिप कैंसिल कर दिया, उसको मेंबरशिप आपने कुछ भी दिया ही नहीं। अब पैसे तो आ गए, तो आपने जो है वो एक बार के लिए तो एंट्रेंस डोनेशन को क्रेडिट कर दिया और बैंक अकाउंट को डेबिट कर दिया, लेकिन अब जो है वो रिक्विजिट मेंबरशिप क्वालिफिकेशन वो फुलफिल नहीं कर रहा है, तो उसकी वजह से आप जो उसको मेंबरशिप नहीं दे पा रहे हो। इसलिए अब जो है वो आप इसको क्या करने वाले हो, रिफंड करने वाले हो। अब ये जो रिफंड आपने किया वो 3/6/2022 को किया, समझना। हमारा साल खत्म होता है कब, हमारा साल ये वाला खत्म हो रहा है 31/3/2022, और 3/6/2022 को अगर आपने रिफंड किया है मतलब ये डेट के बाद आपने रिफंड किया है। तो इस 20,000 के आपके दो इफेक्ट हो गए। एक तो इफेक्ट क्या होगा कि भाई यहाँ पे आपने जो एंट्रेंस डोनेशन बताया था उसमें से आपको रिफंड वाले को माइनस करना पड़ेगा। तो रिफंड आपने जो किया वो कितना किया, 20,000 किया। तो अब आपका नेट नेट एंट्रेंस डोनेशन जो निकल के आ गया वो कितना निकल के आ गया, 1,80,000। और ये जो 20,000 है वो आपने एक्चुअल में कैश दे नहीं दिया है एज ऑन 31 मार्च, क्योंकि बोला गया है कि भाई आपने ये जो पेमेंट किया है वो कब किया है, 3/6/2022 को किया है। तो अगर आपने 3/6/2022 को पेमेंट किया है मतलब ये आपकी एज ऑन 31 मार्च लाइबिलिटी थी। तो 20,000 एक तो आपने एंट्रेंस डोनेशन में से माइनस कर दिया यहाँ पे, और इसी 20,000 का दूसरा इफेक्ट आपका जो होगा वो क्या होगा कि भाई आप इसको जो है वो क्लोजिंग बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड बता दोगे, अमाउंट जो भी आपका रिफंडेबल है 20,000 रुपये वो। अब एक एडजस्टमेंट हमने बाकी रखी थी यहाँ पे, इधर क्या था कि भाई 50% एंट्रेंस डोनेशन आपको जो है वो क्या करना है, कैपिटलाइज करना है। अब हमने एक चीज़ फाइनल अकाउंट में भी सीखी थी, यहाँ पे भी हम डिस्कस कर रहे हैं कि भाई कोई भी आइटम में अगर आपको परसेंटेज अप्लाई करना रहेगा तो वो परसेंटेज अप्लाई करने से पहले उसके अंदर अगर कोई भी रेक्टिफिकेशन है या कोई भी एडजस्टमेंट है तो पहले आपको एडजस्टमेंट कंप्लीट करना है या रेक्टिफिकेशन कंप्लीट करना है, उसके बाद ही आप जो है वो क्या कर सकते हो, परसेंटेज लगा सकते हो। अब यहाँ पे हमने रेक्टिफिकेशन कर दिया कि 20,000 हमको रिफंड करना था तो वो हमने माइनस कर दिया। अब यहाँ पे 50% हम जो है वो क्या कर देंगे, कैपिटलाइज कर देंगे। तो यहाँ पे 90,000 आपका जो है वो कैपिटल फंड में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, और बाकी का 90,000 जो है वो ये आपका इनकम साइड दिखेगा, ये आपका कैपिटल फंड में ऐड हो गया। ठीक है, तो ये एडजस्टमेंट था इसका। आगे देखते हैं, परचेज मेड ड्यूरिंग द ईयर ₹15,00,000। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो क्रिएटर्स अकाउंट में चार चीज़ें मेन होती है। यहाँ पे शॉर्ट में मैं क्रिएटर्स अकाउंट अगर बनाऊँ क्विकली, तो क्रिएटर्स अकाउंट में आपकी जो है वो चार चीज़ें होती है। सबसे पहला होता है एक तो आपका ओपनिंग बैलेंस, तो बैलेंस ब्रॉट डाउन। दूसरा होता है आपका क्लोजिंग बैलेंस। तीसरा होता है आपका यहाँ पे परचेज, और चौथा होता है आपका पेमेंट। ये चार चीज़ें मेन आपकी क्रिएटर्स अकाउंट में होती है। अगर आप देखोगे तो हमारे पास यहाँ में तीन चीज़ें है। सबसे पहले आपके पास जो है वो क्रिएटर्स का ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे मिल गया था 1,12,000। तो यहाँ पे मैं क्रिएटर्स का ओपनिंग बैलेंस लिख दूँ 1,12,000। ठीक है, फिर यहाँ पे हमको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में से एक फिगर मिला था, क्या, पेमेंट टू क्रिएटर्स। तो ये जो 15,20,000 का आपको पेमेंट टू क्रिएटर्स मिला है उसको भी आप यहाँ से जो है वो क्या कर दोगे, 15,20,000 आप यहाँ पे बता दोगे। और आपको यहाँ पे परचेज का फिगर भी दिया गया है कितना, 15,00,000। तो परचेज आपका हो गया 15 lakhs का। अब तीन मेन फिगर आपके पास है तो चौथा फिगर आप जो है वो आराम से फाइंड आउट कर सकते हो, विच इज़ योर बैलेंसिंग फिगर। तो 1,12,000 प्लस 15,00,000 माइनस 15,20,000 अगर आप करते हो तो फिर आपका जो क्लोजिंग बैलेंस निकल के आता है वो आता है 92,000। अब इस 92,000 को क्या करोगे समझना, ये 92,000 जो है वो आपका क्लोजिंग बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड दिख जाएगा। समझ में आया सबको, ठीक है। अब ये जो परचेज आपने 15,00,000 का बताया तो वो हम जो है वो मटेरियल कंज्यूम्ड फाइंड आउट करते हैं। तो मटेरियल कंज्यूम्ड कैसे फाइंड आउट करोगे, तो मटेरियल कंज्यूम्ड आपका ओपनिंग स्टॉक ऊपर ही आपको दिया गया था, यहाँ पे दिया गया था, हमने देखा था। यहाँ पे अगर आप देखोगे 380 का आपका ओपनिंग स्टॉक था। तो यहाँ पे मटेरियल कंज्यूम्ड कैसे फाइंड आउट करोगे, तो ओपनिंग स्टॉक लिखोगे 380 का, परचेज आपका आ जाएगा कितने का, 15,00,000 का, माइनस कर दोगे क्या, क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक आपको यहाँ पे नीचे ही दिया गया है 2,10,000। तो ये भी चीज़ आपका जो है यहाँ से माइनस हो जाएगा। तो 2,10,000 आपका यहाँ से माइनस हो गया।
उसके बाद आपको जो है मटेरियल कंज्यूम मिल जाएगा, और ये फिगर जो आएगा वो आपका बैलेंस इनकम एंड एक्सपेंडिचर में एक्सपेंडिचर साइड दिखेगा। एक चीज़ ध्यान रखना, क्लोजिंग स्टॉक का आपको दूसरा इफेक्ट भी देना पड़ेगा, क्लोजिंग बैलेंस शीट में आप इसको जो है वो असेट साइड बता दोगे, ठीक है। उसके बाद फिर ये कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं था, इसमें इतने ही एडजस्टमेंट थे, तो ये सम भी हमारा जो है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट सम पे आते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 20। अब ये क्वेश्चन एकदम सिंपल है, मुझे इसमें सिर्फ एक ही एडजस्टमेंट जो है वो डिस्कस करना है डिटेल में। बाकी ये जो क्वेश्चन है इसमें आपको ट्रायल बैलेंस बना के दे रहे हैं। तो अगर जब आपको ट्रायल बैलेंस बना के दे रहे हैं तब आपका एक काम जो है वो आसान हो जाता है कि भाई आपको जो है वो क्या ओपनिंग बैलेंस शीट बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे आप ओपनिंग बैलेंस शीट नहीं बनाओगे। क्यों नहीं बनाओगे? क्योंकि आपको जो है वो कैपिटल फंड ऑलरेडी दिया गया है, ठीक है। तो जल्दी से ट्रायल बैलेंस की सारी चीज़ें देख लेते हैं। और यहाँ पे ये सम वैसे देखने से बहुत बड़ा है पर उसमें कुछ खास है नहीं, सारी चीज़ें सिर्फ पुटअप ही करनी है हमें। तो सबसे पहले सेमिनार एंड कंसल्टेंसी, सेमिनार एंड कॉन्फ्रेंस रिसिप्ट, ये आपका जाएगा इनकम साइड। फिर कंसल्टेंसी रिसिप्ट, ये आपका जाएगा इनकम साइड। सिक्योरिटी डिपॉजिट आपने जो दिया है वो स्टूडेंट्स दिया नहीं है, आपने लिया है स्टूडेंट से कि भाई अगर कल को जाके स्टूडेंट कुछ गड़बड़ करे तो उनकी जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है उसमें से आप पैसे काट लो। तो अगर ये आपका स्टूडेंट ने कोई भी गड़बड़ नहीं किया तो ये आपको रिफंड करना पड़ेगा, मतलब ये आपके लिए अभी तो क्या है, लायबिलिटी है, इसको आप खुद से यूज़ नहीं कर सकते। कैपिटल फंड आपका जो है लायबिलिटी है, रिसर्च फंड लायबिलिटी, बिल्डिंग फंड भी आपका लायबिलिटी, प्रोविडेंट फंड भी आपका लायबिलिटी। ट्यूशन फीस रिसीव्ड जो है वो आपके लिए इनकम माना जाता है, और इसका जो है वो कुछ एडजस्टमेंट भी नीचे आपको दिया गया था। एडजस्टमेंट जो है वो क्या दिया गया है तो समझना है, ट्यूशन फी रिसीवेबल फ्रॉम गवर्नमेंट फॉर बैकवर्ड क्लास स्कॉलर्स। तो ये जो आपका ट्यूशन फी रिसीवेबल है 80,000 का, इसको आप जो है वो क्या करोगे, ये जो आपने इनकम बताई ना 8 लाख की, उसमें 80,000 को प्लस कर दोगे, और ये आपका क्या है, आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर, कि ये आपको गवर्नमेंट से मिलना बाकी है। तो 8 लाख में 80,000 प्लस हो जाएगा, तो ये आपका आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर हो गया। इसका दूसरा इफेक्ट कहाँ पे जाएगा, तो ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में आपका असेट साइड दिख जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ट्यूशन फीस का आपका इफेक्ट होगा। गवर्नमेंट ग्रांट जो है वो 5 लाख का आपका है, और गवर्नमेंट ग्रांट आपका 5 लाख जो है वो इनकम साइड सीधा सीधा दिख जाएगा, क्योंकि कुछ भी बोला गया नहीं है। डोनेशन इनकम, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट, ये भी आपका इनकम, हॉस्टल रूम रेंट इनकम, मेस रिसिप्ट भी आपका इनकम, कॉलेज स्टोर सील्स, इसको वैसे अभी आप जो है वो इनकम साइड ही बताओगे, पर इसका दूसरा यूज़ भी कहीं पे हमको ज़रूरत पड़ेगी। कॉलेज स्टोर्स मतलब क्या कि भाई आपका कॉलेज था पूरा बड़ा सा, उसमें आपने एक छोटा सा स्टोर ओपन करके रखा था, और उसमें आपका जो स्टोर था उससे आपको सेल्स हुआ है कुछ 7,50,000 का, ठीक है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आपका क्रेडिट बैलेंस दिया गया, और ये ट्रायल बैलेंस का पार्ट है। ट्रायल बैलेंस का कंपलसरी हमें एक चीज़ पता है कि भाई ट्रायल बैलेंस की कोई भी आइटम हो उसका कंपलसरी हमें एक ही इफेक्ट देना है। अब ये जो है वो क्रेडिट बैलेंस है इसका 2,25,000, तो ये जो आपका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है वो कहाँ पे दिखेगा, लायबिलिटी साइड दिख जाएगा सीधा क्लोजिंग बैलेंस शीट में। ये आपको ओपनिंग स्टॉक दिया गया है, तो इसको हम यूज़ करेंगे कहाँ पे, मटेरियल कंज्यूम्ड में, जो आपका दिखता है कहाँ पे, एक्सपेंडिचर साइड। तो अभी के लिए मैं यहाँ पे सिर्फ लिख के रख देता हूँ, क्योंकि हमें यही पॉइंट जो है वो आगे जाके डिस्कस करना है। ओपनिंग स्टॉक आपका जो है कितना है, 3 लाख रुपए है, ठीक है। उसके बाद परचेज जो है वो आपने स्टोर क्रेडिटेड किया है, वो कितना है आपका 8 लाख, तो परचेज भी आपका यहाँ पे ऐड हो जाता है। फिर यहाँ पे कुछ आप माइनस भी करते हो, क्या माइनस करते हो, क्लोजिंग स्टॉक, पर वो अभी आपको यहाँ पे दिया गया नहीं है, उसको हमें आगे देखते हैं। ये सैलरीज आपने दी है, एक्सपेंडिचर है, ये भी एक्सपेंडिचर, स्कॉलरशिप का भी आपका एक्सपेंडिचर, ये भी एक्सपेंडिचर, रिपेयर एंड मेंटेनेंस एक्सपेंडिचर, ये भी एक्सपेंडिचर, मिसलेनियस एक्सपेंस भी आपका एक्सपेंडिचर। रिसर्च फंड इन्वेस्टमेंट आपका जो है वो असेट साइड दिखेगा क्लोजिंग बैलेंस शीट में। अदर इन्वेस्टमेंट भी असेट साइड दिखेगा क्लोजिंग इन्वेस्टमेंट में, क्लोजिंग बैलेंस शीट में। ये प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट भी आपका असेट साइड दिखेगा क्लोजिंग बैलेंस शीट में।
सेमिनार एंड कॉन्फ्रेंस एक्सपेंस का आपका कुछ खर्चा हुआ है और इसके रिलेटेड ऊपर इनकम भी आपको दिखी थी, तो इसको हम जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नेट ऑफ करके बताएंगे। तो नेट नेट आपकी जो इनकम दिख रही है वो कितनी होगी कि भाई आपको रिसिप्ट जो वो 480 की हुई है, और यहाँ पे जो आपको खर्चा दिख रहा है सेमिनार एंड कॉन्फ्रेंस का, वो आपको दिख रहा है 4,50,000। तो नेट नेट आपको 30,000 रुपये मिले जो आपका इनकम साइड दिख जाएगा नेट ऑफ करके। आप अलग अलग भी बता दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आंसर में कोई भी डिफरेंस आपका नहीं आएगा। सेम वे कंसल्टेंसी की रिसिप्ट भी हमको ऊपर दिख रही थी, और वो जो थी वो आपकी 1,28,000 थी, और उसके सामने आपको कुछ खर्चा भी तो दिख रहा है उसका 28,000। इसको भी आपने नेट ऑफ करके बताएंगे। 1,00,000 आपका जो है वो नेट ऑफ इनकम आपका है, जो आपका इनकम साइड दिख जाएगा। अलग अलग बताओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लैंड आपको दिया गया है वो आपका बैलेंस शीट में एसेट साइड दिख जाएगा, बिल्डिंग आपका बैलेंस शीट में एसेट साइड, ये सब कुछ आपका जो है बैलेंस शीट में एसेट साइड दिखेगा। अब इसके रिलेटेड रिस्पेक्टिव आपको प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन दिया गया। अब जब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन दिया गया हो तब हमें एक चीज़ पता है कि भाई आपकी एसेट जो है वो हमेशा ओरिजिनल कॉस्ट पे ही दिखती है। ये चीज़ हमने डेप्रिसिएशन वाले चैप्टर में भी पढ़ी थी। जब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट आपका मेंटेन होता है तब आप डेप्रिसिएशन की जो एंट्री करते हो वो एंट्री क्या करते हो, डेप्रिसिएशन अकाउंट तो आप डेबिट करते ही करते हो। आप जो क्रेडिट करते हो वो किसको क्रेडिट करते हो, असेट अकाउंट को क्रेडिट नहीं करते हो। आप जो क्रेडिट करते हो वो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट को क्रेडिट करते हो। तो यहाँ पे आपका जो है वो ये सारी ही असेट्स जो आपकी दिख रही है वो ओरिजिनल कॉस्ट पे दिख रही है। उसके सामने आपका कुछ डेप्रिसिएशन दिख रहा है, ठीक है। कैश एट बैंक आपका 6,42,000 दिख रहा है, ये आपकी एसेट है। लाइब्रेरी भी आपकी एसेट है, ये दोनों ही आपका एसेट साइड चला जाएगा। अब एडजस्टमेंट में अगर आप देखोगे तो ये डेप्रिसिएशन के एडजस्टमेंट है, इसमें कुछ खास डिस्कस करने का नहीं है। ये आपका स्ट्रेट लाइन बेसिस पे कैलकुलेट किया जाएगा। मतलब ये जो आपको दिया गया है ये ओरिजिनल कॉस्ट ही तो दिया गया है, इसी के ऊपर आपका डेप्रिसिएशन का परसेंटेज कैलकुलेट हो जाएगा, और ये जो आपको प्रोविजन दिया गया है उसी प्रोविजन में आपका डेप्रिसिएशन एक तो ऐड हो जाएगा, और डेप्रिसिएशन का दूसरा इफेक्ट आपका जो है वो कहाँ पे जाएगा, एक्सपेंडिचर साइड, ठीक है। अब जो आते हैं मेन एडजस्टमेंट पे आते हैं, हमको यहाँ पे जो है वो मटेरियल कंज्यूम फाइंड आउट करने के लिए चाहिए था क्लोजिंग स्टॉक, और क्लोजिंग स्टॉक आपको कहीं पे भी दिया गया नहीं है। तो इन्वेंट्री चैप्टर को अगर याद करें तो हम जो है क्लोजिंग स्टॉक कुछ करके फाइंड आउट करते थे। तो यहाँ पे भी हम जो है क्लोजिंग स्टॉक फाइंड आउट करेंगे, और वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो हम जो है वो ट्रेडिंग अकाउंट की मदद से फाइंड आउट करेंगे। ट्रेडिंग अकाउंट अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको ओपनिंग स्टॉक दिया गया है 3,00,000। आपको परचेज भी तो दिया गया है, पर परचेज को मैं अभी इनर कॉलम में ही लिखूंगा। फिर और क्या आता है ट्रेडिंग अकाउंट में, सेल्स आता है। तो कॉलेज स्टोर का सेल्स आपको यहाँ पे दिया गया है, ये रहा 7,50,000। अब यहाँ पे समझना, आपके पास दो फिगर मिसिंग है। हमें जो स्टॉक चाहिए वो कॉलेज स्टोर का ही स्टॉक चाहिए, तो हम कॉलेज स्टोर का ही अगर ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे हैं तो उससे आपको क्लोजिंग स्टॉक मिल सकता है। अब दो चीज़ें मिसिंग है, एक तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट मिसिंग है, और दूसरा आपका क्लोजिंग स्टॉक मिसिंग है। अब यहाँ पे आप देखोगे तो आपको प्रॉफिट का परसेंटेज दिया गया है, और ये जो परसेंटेज आपका है वो किस पे है, सेलिंग प्राइस पे है। सेलिंग प्राइस आपका कितना है, सेलिंग प्राइस आपका है 7,50,000। तो ग्रॉस प्रॉफिट हमको यहाँ पे मिल सकता है 7,50,000 इंटू 10%, जो आपका आता है 75,000, ठीक है। अब ये परचेस को मैंने इनर कॉलम में क्यों लिखा, क्योंकि हमें यहाँ पे एक चीज़ खास ध्यान में रखनी पड़ती है कि भाई इधर आपको कुछ दिया गया था, मटेरियल्स एंड सप्लाई कंज्यूम्ड फॉर फ्रॉम कॉलेज स्टोर्स, मतलब इन इन पर्पस के लिए, टीचिंग के लिए, रिसर्च के लिए, स्टूडेंट वेलफेयर के लिए, गेम्स और स्पोर्ट्स के लिए हमने इतना इतना मटेरियल जो है वो कॉलेज स्टोर से ही क्या किया है, कंज्यूम्ड किया है। तो हमको एक चीज़ पता है कि भाई गुड्स अदर देन सेल्स अगर कोई भी रीज़न से जाता है तो आप उसको परचेज में से माइनस करते हो। तो ये टोटल आपका कंजम्पशन जो हुआ है वो कितने का हुआ है, तो 50,000 प्लस 1,75, सॉरी 1,50 प्लस 75,000 प्लस 25,000,
तो टोटल आपका जो कंजम्पशन ओन कंजम्पशन हुआ है वो कितने का हुआ है, 3 लाख का हुआ है। तो जब ट्रेडिंग अकाउंट में बना रहा हूँ तो ये गुड्स भी तो आपका गया है ना, पर ये सेल्स के रूप में नहीं गया है, ये आपके खुद के कंजम्पशन के लिए गया है। तो यहाँ से आप माइनस कर दोगे ओन कंजम्पशन 3 लाख। तो यहाँ पे बाहर आपको परचेज नेट वाला दिख गया कितना, 5 लाख। अब यहाँ पे आपको बैलेंसिंग फिगर जो है वो मिल सकता है क्या, क्लोजिंग स्टॉक। और ये क्लोजिंग स्टॉक आपका बैलेंसिंग फिगर जो है वो निकल के आएगा 1,25,000। अब समझना इसके दो इफेक्ट, एक तो ये 1,25,000 मटेरियल कंज्यूम जो हम फाइंड आउट कर रहे थे उधर दिख जाएगा, दूसरा इफेक्ट क्लोजिंग बैलेंस शीट असेट साइड। तो यहाँ पे आपका मटेरियल कंज्यूम 1,25,000 माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका मटेरियल कंज्यूम निकल के आ गया 3 लाख प्लस 8 लाख प्लस 1,25,000, 9,75,000। ठीक है, तो बस यही पॉइंट एक डिस्कस करना था, क्लोजिंग स्टॉक कैसे फाइंड आउट करना है। तो क्लोजिंग स्टॉक आपका इस तरह से फाइंड आउट किया जाएगा। आगे बढ़ते नेक्स्ट सम पे। अब आते हैं नेक्स्ट सम पे। नेक्स्ट सम जो है वो आपका किस तरह का सम है कि इसमें अभी तक जो हमने सम देखे उन सब सम में जो हमको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया गया होता था और उसकी मदद से हमें जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना होता था। अब यहाँ पे जो केस है वो किस तरह से केस है कि आपको यहाँ पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इस बार दिया गया है और उसकी मदद से आपको जो बनाना है वो क्या बनाना है। तो यहाँ पे आपका रिक्वायर्ड पार्ट लिखा गया है कि प्रिपेयर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एंड बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट तो ठीक है हम डिस्कस करते जाएंगे, और पर हमें रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कैसे बनाना है वो हमको यहाँ पे डिस्कस करना है। तो काम एकदम सिंपल है। स्टार्ट करेंगे अपने जो है वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से ही। तो सैलरीज अगर आप देखोगे तो सैलरीज वैसे आप पेमेंट करते हो, तो एक्सपेंडिचर साइड जितनी भी चीज़ है वो आपकी मोस्टली जो पेमेंट साइड ही जाती है। तो एक्सपेंडिचर आपका जो है वो सबसे पहला कौन सा है, सैलरीज है। अब सैलरीज आपका एक्सपेंस फॉर द ईयर जो है वो 4750 है। लेकिन यहाँ पे अगर आप नीचे देखोगे तो आपको सैलरीज आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग एंड एट द एंड ऑफ 2022 वेयर ₹400 एंड 450 दिया गया है। तो इसमें एक एडजस्टमेंट है। तो अब हमें जो है वो इस बार दिया क्या गया है, तो यहाँ पे मैंने वर्किंग ऑलरेडी बना के दी गई है। हमें जो दिया गया है क्वेश्चन में अमाउंट एज पर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट दिया गया है। अब हमारा फॉर्मेट जो है वो वही रहेगा, उसमें कोई भी चेंज आपका नहीं होगा, फॉर्मेट के हिसाब से ही जाएंगे। सैलरीज फॉर द ईयर आपको दिया गया है एज पर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो आपका 4750 है, और आपको बोला गया है कि भी आउटस्टैंडिंग ऑफ लास्ट ईयर 400 है और आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर आपका 450 है। तो वो भी मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब अगर ये तीन फिगर आपके पास है तो क्या आप ये चीज़ बैलेंसिंग फिगर फाइंड आउट कर ही सकते हो, सीधी बात है। अब ये दोनों चीज़ें जो है वो इक्वल टू के इस साइड जाएगी तो इन दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे। तो हम जो है वो क्या करेंगे, 4750, इसमें ये इधर माइनस हो रहा था, साइन इस साइड चला जाएगा तो साइन चेंज हो जाएगी। तो 4750 प्लस क्या कर देंगे 400, और ये यहाँ पे प्लस हो रहा था तो इधर साइन चेंज हो जाएगी, तो इसको क्या कर देंगे हम माइनस कर देंगे। तो फिर आपका जो है वो आ गया ये बैलेंसिंग फिगर 4700। तो ये जो फिगर हमें मिला वो कौन सा मिला, अमाउंट एज पर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। फॉर्मेट वही फॉलो करना है, सिर्फ हमें एक चीज़ मिसिंग है वो हमको फाइंड आउट कर लेनी है। ठीक है, तो अब ये जो 4700 मेरे को मिला, ये इसको मैं यहाँ पे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में भी लिख देता हूँ। तो यहाँ पे आपका जो सैलरी अकाउंट आ जाएगा, सैलरी अकाउंट, और ये आपने फाइंड आउट कर लिया कितना, 4700। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या दिया गया है आपको, जनरल एक्सपेंस दिया गया है, पर जनरल एक्सपेंस में भी आपका एक एडजस्टमेंट नीचे दिया गया है। तो वो एडजस्टमेंट क्या दिया गया है, सब पढ़ते। जनरल एक्सपेंस इंक्लूड इंश्योरेंस प्रीपेड टू द एक्सटेंट ऑफ ₹60। मतलब क्या कि भाई आपका यहाँ पे जनरल एक्सपेंस जो दिख रहा है वो आपका 500 दिख रहा है। अब ये जनरल एक्सपेंस आपका जो 500 दिख रहा है, समझना ये 500 तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर वाला फिगर है ना, तो ये तो क्या है, एक्सपेंस फॉर द ईयर दिख रहा है। बट इसमें क्या बोला गया है कि कुछ आपका जो है वो ₹60 का प्रीपेड इंश्योरेंस था जो आपने करंट ईयर में पे किया है।
अब वैसे देखने जाए तो ये 500 रुपये जो है उसमें आगे वाले साल का प्रीपेड इंक्लूडेड नहीं होगा, पर हमने वो चीज़ पे तो की है और करंट ईयर में ही पे की है। तो फिर आपका 500 तो जो है वो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में पेमेंट साइड जाएगा ही जाएगा, पर साथ में आपने 60 रुपीज़ भी जो है वो इस साल पे किए हैं। तो कैश बुक तो ये नहीं देखता ना भी कौन से साल का खर्चा है कौन से साल का नहीं है। कैश बुक तो क्या देखता है कि भाई अगर आपने कुछ भी पे किया तो वो आपका पेमेंट साइड जाएगा, अगर आपको कुछ भी मिला तो वो आपका रिसिप्ट साइड जाएगा। तो अब यहाँ पे एक्चुअल में हमने पे कितना किया है, तो हमने यहाँ पे एक्चुअल में पे किया है कितना, 560 रुपीज़। तो यहाँ पे जनरल एक्सपेंस भी जो मैं लिख दूंगा वो आपका आ जाएगा 560 रुपीज़। ठीक है। उसके बाद क्या दिया गया है, ऑडिट फीस आपको दिया गया है, ऑडिट फीस 250, पर ये तो जो है वो एक्सपेंस फॉर द ईयर है आपका। अब समझना, इसके रिलेटेड भी नीचे कुछ एडजस्टमेंट दिया गया है, पढ़ते उसको एक बार। बोला ये गया है कि भाई ऑडिट फी फॉर 2022 इज एज येट अनपेड, ड्यूरिंग 2022 ऑडिट फी फॉर 2021 वॉज पेड अमाउंटिंग ₹200। पहली बात तो ऑडिट फीस 2021 का, अच्छा हमारा करंट ईयर 2022 वाला है, 2021 का मतलब पिछले साल का ऑडिट फीस आपका था 200 रुपये। करंट ईयर का ऑडिट फीस हमने ऊपर देखा, 2022 का आपको ऑडिट फीस यहाँ पे दिया गया है जो आपका है कितना, 250 रुपीज़। 2022 का ऑडिट फीस आपको यहाँ पे 250 रुपीज़ दिख रहा है। अब बोला ये गया है कि पिछले साल का जो 200 रुपये था आपका आउटस्टैंडिंग, वो आपने करंट ईयर में पे किया है, और इस साल का जो 250 रुपीज़ ऑडिट फीस है वो अभी भी आपका जो है वो आउटस्टैंडिंग है। ठीक है। तो इसमें होगा क्या कि भाई आप तो जो है वो पेमेंट साइड कौन सा लिखते हैं, जो आपने एक्चुअल पे किया है। तो यहाँ पे जो मैं ऑडिट फीस पेड लिखूंगा वो मैं कौन सा लिखूंगा, जो मैंने एक्चुअल में पे किया है, जो कितना है 200 रुपये। 250 रुपीज़ करंट ईयर का खर्चा तो है पर वो आउटस्टैंडिंग है। तो इस चीज़ को मैं जो है वो क्या करूँगा, क्लोजिंग बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड बता दूंगा। समझ में आया सबको। अच्छा एक बात ये भी डिस्कस करनी रह गई कि भाई ये जो आउटस्टैंडिंग ऑफ लास्ट ईयर है वो आपका ओपनिंग बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड दिखेगा, ये आपका क्लोजिंग बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड दिखेगा। उसमें कोई भी चेंज नहीं है, सिर्फ यहाँ पे भी अपने वैसे चेंज तो नहीं कर रहे। इस बार हमको बैलेंसिंग फिगर जो मिल रहा है वो पेड या रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर मिल रहा है। ठीक है। तो ये हमने डिस्कस किया इसका। और सेम चीज़ यहाँ पे जनरल इंश्योरेंस जो हमारा 60 रुपीज़ था, जो प्रीपेड इंश्योरेंस था, करंट ईयर में हमने प्रीपे किया था, वो आपका बैलेंस शीट में क्लोजिंग बैलेंस शीट में असेट साइड दिख जाएगा, क्योंकि करंट ईयर में आपने प्रीपे किया है। ठीक है। आगे चलते हैं। सेक्रेटरी ऑनरेरियम आपने पे किया है 1000 रुपये, इसमें कोई भी दूसरा आपका एडजस्टमेंट नहीं था, तो इसको मैं सीधा सीधा जो है वो क्या करूँगा, पेमेंट साइड लिख दूंगा। तो सेक्रेटरी ऑनरेरियम आपका जो है वो पेमेंट साइड आ जाएगा 1000 रुपीज़। ठीक है। उसके बाद स्टेशनरी एंड प्रिंटिंग का खर्चा आपने 450 पे किया, इसमें भी कोई एडजस्टमेंट नहीं, तो ये भी आपका सीधा सीधा पेमेंट साइड आ जाएगा 450। उसके बाद एनुअल डिनर एक्सपेंस, इसमें भी कोई एडजस्टमेंट नहीं, तो ये भी आपका पेमेंट साइड एनुअल डिनर एक्सपेंस 1500। उसके बाद आपका इंटरेस्ट एंड बैंक चार्जेस 150 है, इसमें भी कोई एडजस्टमेंट नहीं था, तो इसको भी सीधा सीधा हम जो है वो इंटरेस्ट एंड बैंक चार्जेस पे कर देंगे 150। उसके बाद डेप्रिसिएशन आपका जो 300 रुपये है। अच्छा क्या डेप्रिसिएशन आप किसी को कैश में पे करते हो? ऑब्वियसली नॉट। तो डेप्रिसिएशन भले ही वो आपका एक्सपेंडिचर है, पर वो आपका रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में कहीं पे भी कभी भी नहीं दिखेगा, क्योंकि उसमें कैश का कोई भी लेन देन नहीं होता है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में वही चीज़ दिखती है जिसमें कैश का लेन देन आपका हो। ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं सरप्लस। अच्छा सरप्लस भी आपका कभी भी रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में नहीं दिखेगा, पर हमें यहाँ पे बैलेंस शीट बनानी है, तो ये जो आपका क्लोजिंग बैलेंस शीट बनेगा ना, उसमें असेट के ओपनिंग बैलेंस में से आप जो है वो इस डेप्रिसिएशन को क्या करोगे, माइनस करोगे। ठीक है। और ये सरप्लस आपका जो है वो क्लोजिंग बैलेंस शीट में आप जो कैपिटल फंड लिखने वाले हो उसमें आप इस चीज़ को क्या कर दोगे, प्लस कर दोगे कैपिटल फंड में। अब चलते हैं सब्सक्रिप्शन पे, इनकम साइड।
सब्सक्रिप्शन आपको 7500 रुपीज़ दिया गया है, पर ये तो जो है वो आपका कौन सा फिगर है, सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर, अमाउंट एज पर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। और नीचे अगर आप देखोगे तो आपको चार चीज़ें दी गई है। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ 2021, मतलब ये क्या है आपका आउटस्टैंडिंग ऑफ लास्ट ईयर, ये आपका एडवांस ऑफ लास्ट ईयर, ये आपका एडवांस ऑफ करंट ईयर, और ये आपका आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर। ये चारों चीज़ें आपको दी गई है। अब एक एक इफेक्ट तो मैं इसके यहाँ पे डिस्कस कर लेता हूँ कि भाई ये जो है वो आपका असेट साइड जाएगा ओपनिंग बैलेंस शीट में, ये आपका लायबिलिटी साइड जाएगा ओपनिंग बैलेंस शीट में, दूसरा ये आपका लायबिलिटी साइड जाएगा क्लोजिंग बैलेंस शीट में, और ये आपका असेट साइड जाएगा क्लोजिंग बैलेंस शीट में। ठीक है, एक इफेक्ट तो मैंने यहाँ पे ही बता दिया। अब यहाँ पे समझना, इस बार आपके पास जो फिगर है वो कौन सा फिगर है, सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर आपके पास है। ठीक है, तो सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर आपका 7500 रुपीज़ है। अब ये चारों चीज़ें आपको दी गई, और हमारा फॉर्मेट क्या बोलता है, आउटस्टैंडिंग ऑफ लास्ट ईयर आप माइनस करते हो, आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर को आप प्लस करते हो, एडवांस ऑफ लास्ट ईयर को आप प्लस करते हो, एडवांस ऑफ करंट ईयर को माइनस करते हो। फॉर्मेट के हिसाब से ही चलेंगे, ये चीज़ आपको बैलेंसिंग फिगर जो है वो फाइंड आउट करनी है। अब ये जो सारी चीज़ है इसको इक्वल टू के इस साइड अगर ले जाएंगे तो साइंस जो है वो सारे चेंज हो जाएंगे। तो अब हम क्या करेंगे, 7500 में से हम माइनस करेंगे 7500 में से हम जो है वो पहले ये जो 600 रुपये आपको दिया गया ये साइन चेंज हो जाएगा, तो इसको 600 को हम प्लस कर देंगे, 7500 प्लस 600। फिर ये 750 को आप जो है माइनस कर दोगे, फिर 450 को भी आप जो है माइनस कर दोगे, और 270 को आप प्लस कर दोगे। तो फिर आपको जो है वो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर जो है वो मिल जाएगा, और वो आपका निकल के आ जाएगा कितना, 7170। एक बार मैं वापस कैलकुलेशन चेक कर लेता हूँ, 7170 माइनस 600 प्लस 750। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये चीज़ जो है वो दिख जाएगा। तो अब आपका सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर जो है वो 7170 दिख जाएगा कहाँ पे, रिसिप्ट साइड। तो यहाँ पे एक लाइन छोड़ देंगे जगह, और यहाँ पे टू सब्सक्रिप्शन हम लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद क्या दिया गया, एंट्रेंस फीस। एंट्रेंस फीस में कोई भी एडजस्टमेंट नहीं था, तो ये एंट्रेंस फीस सीधा सीधा आपका जो है वो कहाँ पे आ जाएगा, रिसिप्ट साइड आ जाएगा। टू एंट्रेंस फीस 250। कंट्रीब्यूशन टू एनुअल डिनर एक्सपेंस, तो ये भी आपका रिसिप्ट। टू कंट्रीब्यूशन टू एनुअल डिनर, ये आपका 1000। मैं अभी रफ में ही लिख रहा हूँ क्योंकि हमें स्पीड में रिवीजन करना है। एनुअल स्पोर्ट्स मीट्स का रिसिप्ट आपका हुआ है, तो टू एनुअल स्पोर्ट्स मीट का रिसिप्ट आपका है 750 का। ठीक है, इतनी चीज़ें आपको यहाँ पे दी गई थी, और हमें जो है वो एडजस्टमेंट को देखना पड़ेगा। अब एडजस्टमेंट यहाँ पे पढ़ते हैं। क्लब ओन्ड ए फ्री होल्ड लीज ऑफ ग्राउंड वैल्यूड एट ₹10,000। तो ये जो है वो आपका ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस शीट में दोनों ही जगह पे असेट साइड दिख जाएगा। ठीक है, क्लब का स्पोर्ट्स इक्विपमेंट का जो है वो ओपनिंग बैलेंस हमको दिया गया है कितना, 2600 रुपये। अब ये चीज़ समझना, ये 2600 रुपये तो आपका ओपनिंग बैलेंस शीट में दिख जाएगा एज इट इज़। ठीक है, तो एक तो ओपनिंग बैलेंस शीट में दिख जाएगा, और क्लोजिंग बैलेंस शीट में इसका ओपनिंग बैलेंस कैरी फॉरवर्ड करेंगे तो ये 2600 आ गया। फिर बोला क्या जा रहा है कि भाई एट द एंड ऑफ द ईयर आफ्टर डेप्रिसिएशन, एट द एंड ऑफ द ईयर आफ्टर डेप्रिसिएशन जो है वो आपको दिस इक्विपमेंट अमाउंटेड टू ₹2700। आफ्टर डेप्रिसिएशन इसका क्लोजिंग बैलेंस मेरे को दिया गया है कितना, 2700। अच्छा, डेप्रिसिएशन कुछ था ऊपर दिया गया था, तो हमने देखा था डेप्रिसिएशन यहाँ पे आपको दिया गया है कितना, 300 रुपये। तो ये जो 300 रुपये आपको डेप्रिसिएशन दिया गया है वो आप यहाँ से वैसे तो माइनस करते। अब 2600 में से अगर 300 माइनस होता है तो फिर आपका बचता है 2300, लेकिन फिर भी आपका क्लोजिंग बैलेंस बता रहे वो लोग कितना, 2700। तो इसका सिंपल मतलब ये है कि भी आपने करंट ईयर में कुछ जो है वो क्या किया है, परचेस किया है। तो ये आपका जो है वो क्या निकल के आ गया, परचेस किया। अब इसका रिलेवेंस कहाँ पे आएगा कि भी अगर आप असेट को परचेस कर रहे हो तो सीधी बात है वो कहाँ पे आएगा आपका,
पेमेंट साइड आएगा, क्योंकि परचेस करने के लिए पैसा तो देना पड़ता है। तो ये 400 रुपये आप जो है वो यहाँ पे परचेज ऑफ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट लिख दोगे, ठीक है। उसके बाद क्लब का बैंक लोन था 2000 का, और ये करंट ईयर में भी आउटस्टैंडिंग है, तो ये दोनों ही बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड 2000 रुपये दिख जाएगा। क्लोजिंग कैश बैलेंस हमको 1600 दिया है, एक तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में ये दिखेगा, और ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बना रहे हैं, तो इसमें भी हमें जो है वो क्या करना पड़ता है, बैलेंस कैरी फॉरवर्ड करना पड़ता है ना, क्लोजिंग बैलेंस लिखाना पड़ता है। वो कितना है आपका 1600 रुपये। तो ये सब कुछ करने के बाद आपको जो है वो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में यहाँ पे कुछ जो है वो बैलेंसिंग फिगर मिलेगा। कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको जो है वो ओपनिंग बैलेंस मिला कितना 1390। अब यहाँ पे एक चीज़ खास ध्यान रखना, अब जब आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में जो है वो आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना हो, तब आपको सबसे पहले क्लोज जो करना पड़ेगा वो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट को ही क्लोज करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो आपको ओपनिंग बैलेंस मिला इसको आपको ओपनिंग बैलेंस शीट में एसेट साइड पुटअप करना पड़ेगा, तभी ही आपका जो है ओपनिंग बैलेंस शीट टैली हो पाएगा। मतलब टैली तो नहीं करना है, ओपनिंग बैलेंस शीट से हमें जो है वो कैपिटल फंड फाइंड आउट करना है, पर उसके लिए हमें जो है वो ओपनिंग कैश बैलेंस तो डालना ही पड़ेगा, उसके बिना तो नहीं चलेगा। इसलिए सबसे पहले आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्लोज करने का, ये आप जो है वो ओपनिंग बैलेंस शीट में पुटअप करोगे, फिर कैपिटल फंड फाइंड आउट करोगे और क्लोजिंग बैलेंस शीट आपकी बन जाएगी। बस इतना ही था ये सम में। चलते हैं नेक्स्ट सम पे। नेक्स्ट सम में भी जो है वो हमें रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ही बनाना है, और इस बार आपके लिए काम ये अच्छा हो गया कि भी आपको जो है वो क्लोजिंग बैलेंस शीट तो ऑलरेडी बना के ही दे रहे हैं, तो हमें सिर्फ और सिर्फ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना है और सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाना है। तो फिर ये तो भी आपको आता ही होगा, हमने स्टार्टिंग में पार्ट 1 में ही अच्छे से ये चीज़ डिस्कस की थी, तो इसके ऊपर हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। और ये सब में मुझे 2-3 एडजस्टमेंट से डिस्कस करने। सबसे पहला क्या डिस्कस करना है कि भाई नीचे आपको दिया गया है एक चीज़ कि भाई 1/2 ऑफ द एंट्रेंस फीस जो है वो आपको कैपिटलाइज करना है बाय ट्रांसफर टू जनरल फंड। जनरल फंड मतलब कैपिटल फंड आपका। तो यहाँ पे आप क्लोजिंग बैलेंस शीट में देखोगे तो आपने कुछ एंट्रेंस फीस का, यहाँ पे ये आपका जनरल फंड यहाँ से स्टार्ट हुआ, ओपनिंग बैलेंस, फिर यहाँ पे आपने एंट्रेंस फीस का 1300 रुपये कुछ ट्रांसफ़र किया है, और यही चीज़ आपकी यहाँ पे 1300 रुपये एंट्रेंस फीस इनकम साइड भी दिख रही है। तो इसका मतलब क्या होता है समझना कि भाई आपको टोटल जो रिसिप्ट हुआ एंट्रेंस फीस का वो 1300 रुपये प्लस 1300 रुपये 2600 रुपये का आपको रिसिप्ट हुआ था। अब 2600 का आपने 1/2 किया, उसको आपने यहाँ पे जो है वो इनकम साइड बता दिया, और दूसरा जो हाफ है वो आपका यहाँ पे असेट सॉरी लायबिलिटी में कैपिटल फंड में ऐड हो गया। दूसरा पॉइंट मुझे डिस्कस करना था वो क्या था कि भाई यहाँ पे अगर आप क्लोजिंग बैलेंस शीट को थोड़ा बहुत ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पे आपको इंटरेस्ट 1000 का करंट ईयर में मिला है, और जो फंड के रिलेटेड इनकम होती है उसको हम फंड में ही ऐड कर देते हैं। तो 1000 रुपये आपका जो है वो ये रिसिप्ट साइड आएगा, और ये जो 2000 रुपये के आपने प्राइजेस पे किए हैं ये आपका पेमेंट साइड आएगा। बस इतनी चीज़ें ये सब में ध्यान में रखनी थी, बाकी ये सब में कुछ खास नया नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सम पे। नेक्स्ट सम अगर आप देखोगे तो इसमें भी आपको जो है वो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया गया है, बट यहाँ पे आपका रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जो दिया गया है उसमें कुछ गड़बड़ी है। अगर आप देखोगे तो बैलेंस ब्रॉट डाउन आपको यहाँ पे 450 दिख रहा है, ठीक है। एनुअल इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन आपको 4590 दिख रहा है। ये जो फिगर आपको दिया गया है वो आपका एज पर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट दिया गया है। उसमें आउटस्टैंडिंग ऑफ लास्ट ईयर ऐड किया है, आउटस्टैंडिंग ऑफ लास्ट ईयर रिसीव्ड इन दिस ईयर जो है वो यहाँ पे क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है। यहाँ पे आपको प्रीपेड ऑफ लास्ट ईयर जो है वो ये जो है वो थोड़ा गलत हो गया था लिखने में। ये प्रीपेड ऑफ लास्ट ईयर है आपका 90 रुपीज़, और ये जो है वो आउटस्टैंडिंग ऑफ लास्ट ईयर रिसीव्ड इन दिस ईयर 180 रुपीज़ है।
और फिर अदर फीस यहाँ पे आपको दिया गया है, डोनेशन फॉर बिल्डिंग दिया गया है। एक्सपेंसेस में क्या दिया गया है कि भी स्पोर्ट्स मटेरियल का भी आपने इसमें इंक्लूड कर दिया है। अब इसमें गलती तो इसमें कुछ एज सच खास नहीं है। हमें ये 6300 के दो बाइफर्केशन करने के भी, एक 2700 जो आपका स्पोर्ट्स मटेरियल का है, दूसरा जो है वो आपका 3600 रुपये जनरल एक्सपेंस का है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको जो है वो लॉस दिया गया है, लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, और उसका कॉस्ट प्राइस जो है वो 450 है। तो अब ये सारी गलतियां हमको यहाँ पे दिख रही है। तो अब इन गलतियों को सुधार के हमें जो है वो वापस रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट अच्छे से वापस बनाना है, और ये क्लोजिंग बैलेंस जो आपको दिया गया है वो गलत दिया गया है, ये हमें रिवाइज्ड फाइंड आउट करना है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको फर्नीचर दिख रहा है 1800, इन्वेस्टमेंट 5%, 27,000 के हिसाब से ठीक है। स्पोर्ट्स मटेरियल ये सब कुछ ठीक है। सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल आपको जो है वो दिख रहा है 270, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस आपको दिख रहा है 90, और स्टॉक ऑफ स्पोर्ट मटेरियल आपको दिख रहा है 1800। ठीक है, अब रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जब बना रहे तो सबसे पहले हमें जो फाइंड आउट करना पड़ेगा फिगर, वो किसका फिगर फाइंड आउट करना पड़ेगा, तो हमें सबसे पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा सब्सक्रिप्शन का, कि भाई रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के हिसाब से सब्सक्रिप्शन क्या होगा। तो सबसे पहले एज पर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से हम स्टार्ट करते, वो तो हमें बैलेंसिंग फिगर फाइंड आउट करना है। इसमें हम ऐड लेस करते हैं आउटस्टैंडिंग ऑफ लास्ट ईयर, प्लस करते हैं हम आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर, प्लस करते हैं हम एडवांस ऑफ लास्ट ईयर या प्रीपेड ऑफ लास्ट ईयर, फिर माइनस करते हैं हम एडवांस ऑफ करंट ईयर, और फिर हमें मिल जाता है क्या, एज पर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, यानी सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर। अब ये चीज़ सबसे पहले हमको फाइंड आउट करनी है। तो अब यहाँ पे हमें कौन से फिगर्स दिए गए हैं, तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो 4590 एज पर रिसिप्ट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट दिया गया है, तो ये 4590 मुझे दिया गया है। फिर आउटस्टैंडिंग ऑफ लास्ट ईयर मुझे यहाँ पे दिया गया है 180, इसको मैं यहाँ पे माइनस करता हूँ। प्रीपेड ऑफ लास्ट ईयर मेरे को यहाँ पे 90 दिया गया है, तो इसको मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ। फिर यहाँ पे नीचे आप देखोगे तो सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल एज ऑन 31 मार्च 2018, मतलब करंट ईयर की बात हो रही है, क्लोजिंग की बात हो रही है। तो आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर आपका जो है वो कितना है, 270 रुपीज़ है, तो वो यहाँ पे आ जाएगा। फिर आपका एडवांस ऑफ करंट ईयर जो है वो कितना है, 90 रुपीज़ है। ठीक है, तो अल्टीमेटली ये सारी चीज़ें जो अगर साइन के इस साइड जाएगी तो सारे साइंस जो है वो चेंज हो जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, 4590 में आप जो है वो 180 को प्लस कर दोगे, फिर 270 को माइनस कर दोगे, फिर 90 तो दोनों सेम ही है, तो फिर यहाँ पे आपका जो है वो 4500 मिल जाएगा आपको बैलेंसिंग फिगर। और ये वाला फिगर जो है वो आपका जाएगा कहाँ पे, रिसिप्ट साइड। तो अगर अब हम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाए वापस रिवाइज्ड वाला, तो उसमें रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, तो सबसे पहले ओपनिंग कैश बैलेंस में तो कोई गलती नहीं होगी, यही हम मान के चल रहे। तो यहाँ पे बैलेंस ब्रॉट डाउन आपका जो है वो ओपनिंग वाला तो यही हो जाएगा 450। ठीक है, उसके बाद सब्सक्रिप्शन हमने फाइंड आउट किया, तो टू सब्सक्रिप्शन हमने जो फाइंड आउट किया वो कितना फाइंड आउट किया, 4500। तो ये 4500 आपका है, यहाँ पे हमने लिख दिया। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको 1800 रुपये अदर फीस मिला है, तो ठीक है, ये तो बरोबर ही है, अदर फीस तो इधर ही आना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपको 90,000 मिला है डोनेशन फॉर बिल्डिंग, तो ये भी इधर ही आना चाहिए, डोनेशन फॉर बिल्डिंग। उसके बाद यहाँ पे आप अगर एक्सपेंस साइड देखोगे तो उसमें दो बाइफर्केशन हमें करने थे। तो एक तो यहाँ पे आपका बाय स्पोर्ट्स मटेरियल जो आपका दिख जाएगा कितना, 2700, और बाकी जो खर्चा है वो आपका 3600 रुपये यहाँ पे दिख जाएगा बाय एक्सपेंसेस। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखोगे सेल ऑफ फर्नीचर का यहाँ पे आपको लॉस दिया गया है। अब ये लॉस जो है वो आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आता है। यहाँ पे आपका जो है वो क्या आता है, हमें पैसे कितने मिले। तो अगर हमने 450 की एसेट जो है वो बेची है 180 के लॉस पे, तो हमें पैसे कितने मिले होंगे, 270। तो यहाँ पे आपका रिसिप्ट साइड आएगा सेल ऑफ असेट
इस 450 की आपकी कॉस्ट की असेट थी और उसको आपने बेचा है कितने के लॉस पे, 180 के लॉस पे। तो इधर आपको जो पैसा मिला होगा वो कितना मिलेगा, 270 मिला होगा। ये सब कुछ करने के बाद आपको यहाँ पे बैलेंस कैरी फॉरवर्ड जो है मिल जाएगा, जो आपका क्लोजिंग बैलेंस रहेगा। बाकी फिर इस रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की मदद से आपको आगे सारी चीज़ें करनी है, और दूसरे इसमें नए एडजस्टमेंट कोई भी है नहीं। तो यही चीज़ मुझे ये सब में डिस्कस करनी थी। इसका बैलेंस हम एक बार चेक कर लेते हैं कितना आ रहा है। तो ये आपका आ गया 90720। ये आपका क्लोजिंग कैश बैलेंस है जो आपका क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएगा। ठीक है, अब इस रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट को बेस बना के आपको जो है बाकी सारी चीज़ें बनानी थी। तो इतना ही था ये सम में। अब जो है वो हमारा एक फाइनल सम बाकी हमने ऊपर रखा था, उसको डिस्कस कर लेते एक बार जल्दी से, जो आपका है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते, ये जो सम है मैंने एडिशनल क्वेश्चंस में भी ऐड किया था, अच्छा खासा सम है। तो एक बार इसको डिस्कस कर लेते फटाफट। From the following information supplied by MBS Club, prepare receipt and payment account and income and expenditure account for the year ended 31st March 2019। अब सबसे पहले यहाँ पे आपको करना क्या है, तो यहाँ पे आपको दो चीज़ें ही सिर्फ बनानी है। कौन सी, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, ये जो बैलेंसेस दिए गए वो ये ओपनिंग बैलेंस है, ये जो है वो आपका क्लोजिंग बैलेंस है। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑफ लास्ट ईयर आपको 140 दिया गया है, करंट ईयर का आपको 2 लाख दिया गया है। एडवांस सब्सक्रिप्शन जो है वो लास्ट ईयर का आपका 25,000 है, करंट ईयर का आपको 30,000 है। उसके बाद आउटस्टैंडिंग सैलरीज आपको जो है दिया गया है। अब पहले सब्सक्रिप्शन का पॉइंट डिस्कस कर ले तो यहाँ पे नीचे अगर आप देखोगे तो सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर आपको जो है वो दिया गया है कितना, 3 लाख रुपए। अब अगर ये फॉर द ईयर दिया गया है मतलब क्या कि भाई ये आपका जो है वो अमाउंट है एज पर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, 3 लाख। तो इस चीज़ को मैं यहाँ पे एक बार के लिए जो है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सीधा सीधा लिख सकता हूँ, सब्सक्रिप्शन 3 लाख। अब इसकी मदद से आपको फाइंड आउट करना है एज पर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। तो अगेन हमारा फॉर्मेट जो है वही रहेगा। ये सारी चीज़ें आपको दी गई थी, आउटस्टैंडिंग ऑफ लास्ट ईयर, आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर, एडवांस ऑफ लास्ट ईयर, एडवांस ऑफ करंट ईयर। ये सारे साइंस जो है वो यहाँ पे इक्वल टू के उस साइड जाएंगे तो चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ पे 3 लाख माइनस नहीं प्लस करेंगे 1,40,000, माइनस करेंगे 2 लाख, माइनस करेंगे 25,000, प्लस करेंगे 30,000। तो आपको फिगर मिल गया एज पर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, जो आपका आया वो कितना आया, 2,45,000। तो यही चीज़ मैं यहाँ पे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में टू सब्सक्रिप्शन करके लिखूंगा 2,45,000। ठीक है, उसके बाद सब्सक्रिप्शन का पॉइंट हमने देख लिया। अब सेम तरह से सैलरीज आपको दी गई है, और सैलरीज जो यहाँ पे दी गई है वो आपको दी गई है सैलरीज पेड ₹60,000। अब ये पेड वाला अमाउंट दिया गया है, तो यहाँ पे मैं सीधा बाय सैलरीज लिख सकता हूँ, क्योंकि ये पेड वाला अमाउंट है, फॉर द ईयर नहीं है 60,000। अब इसकी मदद से मेरे को फॉर द ईयर फाइंड आउट करना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे एक्सपेंडिचर साइड टू सैलरीज जो है मैं स्टार्ट करूँगा 60,000 से, और उसमें मैं जो है वो आउटस्टैंडिंग सैलरीज लास्ट ईयर का 15,000 है, करंट ईयर का 18,000 है। तो आउटस्टैंडिंग ऑफ लास्ट ईयर आपका माइनस होता है, आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर आपका ऐड होता है। तो यहाँ पे माइनस करूँगा आउटस्टैंडिंग ऑफ लास्ट ईयर, प्लस करूँगा आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर। लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग आपका 15, करंट ईयर का 18, तो 15 यहाँ पे माइनस हो जाएगा और 18 यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो नेट नेट आपका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 63,000। ठीक है, उसके बाद कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक का आपको ओपनिंग बैलेंस दिया गया है। तो ये ओपनिंग बैलेंस आपका जो है यहाँ पे आप पुटअप कर दोगे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,10,000। उसके बाद आपको इन्वेस्टमेंट का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस दिया गया। इन्वेस्टमेंट का एडजस्टमेंट जो है वो अपने अच्छे से अलग से डिस्कस करते। अब यहाँ पे लिखा क्या हुआ है समझना। ओपनिंग बैलेंस पहले तो इन्वेस्टमेंट का आपका 1,40 है और क्लोजिंग बैलेंस आपका 70,000 है। यहाँ पे लिखा क्या गया है, फेस वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट वॉज ₹1,75,000। मतलब ये जो आपका दिख रहा है 140, वो तो आपका मार्केट वैल्यू दिख रहा है।
फेस वैल्यू आपका जो 175 का है ओपनिंग में, तो इसका सिंपल मतलब ये होता है कि भी आपने ऑलरेडी कुछ जो है वो लॉस इस इन्वेस्टमेंट पे बुक कर दिया है। 175 वाले इन्वेस्टमेंट को आप जो है वो 140 पे लेके आ गए ना, तो 35,000 तो आपने ऑलरेडी रिटर्न डाउन कर दिया है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। अब बोला क्या जा रहा है कि ये जो इन्वेस्टमेंट है वो 50% आपने बेचा, और वो इन्वेस्टमेंट आपने बेचा 80% ऑफ फेस वैल्यू पे। तो अब समझना यहाँ पे क्या हो रहा है। इन्वेस्टमेंट का फेस वैल्यू जो आपका था वो 1,75,000 था। अब 175 का अगर मैं 50% निकालूं तो वो निकल के आता है आपका 50% 87,500। अब ये जो 87,500 वाली एसेट आपने बेची है इन्वेस्टमेंट, वो 80% वैल्यू पे बेची है, 80% वैल्यू। तो 87,500 का 80% वैल्यू अगर मैं निकालने जाऊँ तो वो आपका निकल के आता है 70,000। ठीक है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इन्वेस्टमेंट का ओपनिंग बैलेंस जो था वो 140 था, क्लोजिंग बैलेंस जो है वो भी कितना है 70,000। तो डिफरेंस कितना आया आपका 70,000 का ही डिफरेंस आया। तो ऐसा समझ लो कि भाई ये जो है वो आपने 70,000 आपके बुक्स ऑफ अकाउंट में ये इन्वेस्टमेंट दिख रहा था। बुक्स ऑफ अकाउंट में कैरिंग अमाउंट जो दिख रहा है वो कितना दिख रहा है 70,000। ये 70,000 कैसे आया, तो 140 में से आपने 70,000 क्लोजिंग बैलेंस माइनस कर दिया, तो आपको जो है वो 70,000 मिला। अब ये 70,000 वाला इन्वेस्टमेंट आपने बेचा कितने में 70,000 में। तो कोई भी आपका प्रॉफिट या लॉस जो है वो इस केस में नहीं हुआ है। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में तो कुछ भी नहीं जाएगा। लेकिन ये इन्वेस्टमेंट बेच के आपको पैसे तो मिले, तो इसको आपको जो है रिसिप्ट साइड तो बताना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपका टू सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 70,000, गेन लॉस क्यों नहीं आएगा उसका लॉजिक मैंने आपको बता दिया। ठीक है। उसके बाद फर्नीचर अगर आप देखोगे तो ओपनिंग बैलेंस 28,000 है, क्लोजिंग बैलेंस आपका 14,000 है। तो फर्नीचर के भी वर्किंग नोट बनाते हैं। फर्नीचर का ओपनिंग बैलेंस आपका 28,000, क्लोजिंग बैलेंस जो है अब वो आपका है 14,000। तो डिफरेंस जो निकल के आया वो कितना निकल के आया 14,000 डिफरेंस। अब आपको नीचे बोला गया है कि आपने जो फर्नीचर बेचा है वो कितने में बेचा है 8,000 में बेचा है। तो अगर देखने जाए तो यहाँ पे आपका फर्नीचर कम कितने से हुआ 14,000 से, और आपकी सेल वैल्यू जो है वो कितनी है 8,000 है। तो फिर 14,000 वाला फर्नीचर आपने जो है वो कितने में बेच दिया 8,000 में। तो आपका लॉस आ गया कितना 6,000। तो आप समझना पैसा कितना मिले 8,000। तो यहाँ पे 8,000 आप बता दोगे सेल ऑफ फर्नीचर, और यहाँ पे आपका 6,000 दिख जाएगा लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर। क्लियर। उसके बाद मशीनरी अगर आप देखोगे तो ओपनिंग बैलेंस आपका 10,000 है, क्लोजिंग बैलेंस आपका 20,000 है। इसका सिंपल मतलब ये होता है कि भी आपने जो है वो मशीनरी परचेस की है, तो वो परचेस की है तो पेमेंट किया होगा ना। तो यहाँ पे आप जो है बाय मशीनरीज बता दोगे, और कितनी 10,000 की कैसे आया, तो 20,000 माइनस 10,000। स्पोर्ट्स गुड्स भी अगर आप देखोगे तो ओपनिंग आपका जो 15,000 है, क्लोजिंग आपका 25,000 है, मतलब आपने करंट ईयर में कुछ परचेस किया है। तो यहाँ पे बाय स्पोर्ट्स गुड्स जो है वो आप 10,000 अगेन बता दोगे, क्योंकि यही आपने परचेस किया है ना। उसके बाद एडजस्टमेंट्स देखते जाते हैं वापस से। इंटरेस्ट वाला पॉइंट एक बार डिस्कस कर लेते हैं। अब इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट जो है वो क्या है, वो आपको रिसीव्ड हुआ है कितना 14,000। भाई रिसीव्ड हुआ है तो पहला तो आपको जो है वो क्या कर देना है कि भाई आपको यहाँ पे 14,000 बता देना है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। चीज समझना, ये इन्वेस्टमेंट जो है वो आपको रिसीव्ड हुआ है 14,000 का। थोड़ा सा हैंग हो गया था, अब जो है वो क्लियर है। यहाँ पे जो है वो आपको 14,000 का इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट मिला था। अब यहाँ पे इन्वेस्टमेंट वाला पॉइंट अच्छे से समझना। पहली बात तो ये क्लियर कर लो कि भाई इंटरेस्ट जो आपको मिलता है वो हमेशा फेस वैल्यू पे ही मिलता है।
ठीक है। तो अगर आपको 14,000 इंटरेस्ट मिला है और आपका 15% अगर इन्वेस्टमेंट जो बिका है, तो सीधी बात है कि भी आपका बचता कितना है, 87,500। 87,500 पे पूरे साल का भी अगर इंटरेस्ट कैलकुलेट करने जाएंगे ना, तो भी वो 14,000 नहीं होता है। तो हमें यहाँ पे कंपलसरी यही एजम्पशन निकालना पड़ेगा कि भी आपका इन्वेस्टमेंट जो है वो बिका है कब, एट द एंड ऑफ द ईयर। मतलब आपको जो इंटरेस्ट मिलना है वो पूरे 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 आपको 1,75,000 जो है उसी पे ही मिलेगा पूरे पूरा। तो आपका इंटरेस्ट का रेट है वो कितना है, तो इन्वेस्टमेंट आपका 10% का है, तो इंटू 10% अगर आप करोगे तो 17,500 आपका इंटरेस्ट हो जाता है। अब आपको 14,000 तो ऑलरेडी मिल चुका है, तो अगर मैं यहाँ से 17,500 में से 14,000 माइनस करूँ तो मेरा बचता है कितना, 3,500। ये आपका जो है वो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट हो जाता है। तो यहाँ पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आप जो इंटरेस्ट बताओगे, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, 14,000 तो आपको मिला, प्लस आपको जो है वो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट करना पड़ेगा कितना, 3,500। तो आपका निकल के आएगा 17,500। सिंपल लॉजिक है कि भी अगर आपका 87,500 होता और उसके हिसाब से 10% कैलकुलेट करते तो 8750 होता, पर एक्चुअल में तो आपको जो मिला है वो कितना मिला है, 14,000 मिला है। तो यहाँ पे जो है वो करेक्ट एजम्पशन यही लगता है कि भी आपका जो है वो इन्वेस्टमेंट बिका है कब, एट द एंड ऑफ द ईयर। यहाँ पे क्वेश्चन ने मेंशन नहीं किया है, पर हमें यही एजम्पशन लगाना पड़ेगा। तो ये आपका इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट हो गया। फिर उसके बाद मशीनरी एंड स्पोर्ट्स गुड्स जो है वो आपने परचेस किए हैं कब, एट द लास्ट डेट ऑफ द ईयर। मतलब जो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया जाएगा ना, वो ये इस ओपनिंग बैलेंस पे ही कैलकुलेट किया जाएगा, सॉरी इस ओपनिंग बैलेंस पे ही कैलकुलेट किया जाएगा, क्योंकि आपने जो है वो कब परचेस किया है, लास्ट डेट ऑफ द ईयर परचेस किया है। ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर आप डेप्रिसिएशन देखोगे तो 15% है मशीनरी पे, एंड स्पोर्ट्स गुड्स पे, दोनों पे ही 15% है, एंड 10% है किस पे, फर्नीचर पे। तो फर्नीचर तो आपका बचा कितने का, 14,000 का। तो 14,000 के फर्नीचर पे अब यहाँ पे अपने जो डेप्रिसिएशन सारे कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन, तो सबसे पहले फर्नीचर जो है 14,000 है, उसके ऊपर आपका 10% अगर अपने कैलकुलेट करने जाए तो वो बन के आता है आपका 1,400। फिर उसके बाद मशीनरी एंड स्पोर्ट्स गुड्स पे दोनों पे ही 15% है, तो मशीनरी पे आपका जो है वो 15% के हिसाब से ओपनिंग बैलेंस पे ही कैलकुलेट होगा, क्योंकि जो परचेस है वो तो लास्ट डेट ऑफ द ईयर है। तो 10,000 का 15% आपका जो है वो निकल के आता है 1,500। फिर स्पोर्ट्स गुड्स पे आपका जो है वो 15,000 पे आपका 10% निकल के आता है स्पोर्ट्स गुड्स पे। 15,000 का 15% अगर अपने कैलकुलेट करें तो वो आपका निकलता है 2,250। तो टोटल आपका डेप्रिसिएशन अगर हम कैलकुलेट करें तो वो बन गया आपका 1,400 और ये 5,150। ठीक है। अब आगे देखते हैं। डेप्रिसिएशन हमने चार्ज कर दिया। अब यहाँ पे कुछ खर्चे आपको नीचे दिए गए हैं। अब ये खर्चे आपने पे भी किए होंगे और ये आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में भी दिखेगा। स्पोर्ट्स एक्सपेंस आपका जो है वो 50,000 का है, तो एक तो यहाँ पे आपका जो है वो बाय स्पोर्ट्स एक्सपेंस दिख जाएगा 50,000 का, और यही चीज़ आपकी इधर एक्सपेंडिचर साइड भी दिख जाएगी, 50,000 स्पोर्ट्स एक्सपेंस। फिर उसके बाद आपका रेंट जो है 24,000 का खर्चा है, पर 2,000 आउटस्टैंडिंग है। मतलब आपने पेमेंट कितना किया होगा, 24,000 माइनस 2,000 मतलब हो गया ये 22,000। 2,000 आउटस्टैंडिंग है तो पेमेंट तो आपने 22,000 ही किया होगा ना, लेकिन खर्चा तो जो है पूरा पूरा बुक होगा। तो 24,000 यहाँ पे आपका रेंट जो है बुक हो जाएगा। उसके बाद मिसलेनियस एक्सपेंस आपका 5,000 है, वो दोनों साइड आपका 5,000 बुक हो जाएगा मिसलेनियस एक्सपेंस, और यहाँ पे भी आपका जो है 5,000 मिसलेनियस एक्सपेंस बुक हो गया। ठीक है, बस इतनी ही चीज़ें थी। अब जो है बैलेंसिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपका जो बैलेंस निकल के आया वो कितना है, 2,90,000 आया। ठीक है, यही आपका क्या हो जाएगा, बाय बैलेंस कैरी फॉरवर्ड। और इसके बाद जो है वो अपने
इनकम एंड एक्सपेंडिचर का बैलेंस करते तो 3 लाख प्लस आपका 17,500 माइनस तो आपका सरप्लस जो है वो निकल के आ गया 164350। ठीक है, यही आपका सरप्लस था 164350। तो इसी के साथ ये भी सम आपका जो है कंप्लीट होता है और यहाँ पे आपका जो है वो एनपीओ का पूरा ही डिटेल रिवीजन जो है वो कंप्लीट हो जाता है। कोई भी डाउट हो तो आप जो है वो कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हो। थैंक यू।